हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? शुभ संध्या, वेलकम है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आज की इस क्लास में। नमस्कार, 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 गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसे हो बच्चों? तो कैसे हैं आप लोग? बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दो। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। खुश रहो बेटा। नमस्कार, क्या हाल चाल? आतिफ, तहामिद, कैसे हैं सब लोग? किमिति अचंती, आमी भालो आची बेटा। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज की इस प्यारी सी क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग चकाचक होंगे, बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। कैसे हो सर आप? मैं भी एकदम अच्छा हूं। तो बहुत बढ़िया, वेलकम है आज की क्लास में। आज की क्लास में हमें खेल फिनिश करना है। किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस फिनिश कर देने हैं और फिर टकाटक 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 क्या शुरू करना है बच्चों? प्रिज्म शुरू करना है। क्या शुरू करना है? प्रिज्म शुरू करना है। ठीक है, कसा है? मस्त है। ठीक है, अच्छा, ओके। अनिष्का, आपका आरबीएससी बोर्ड है? ओके, गॉट इट। चलो, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और आज सच में मैं ज्यादा लेट तक नहीं पढ़ाऊंगा और कल कोई लेक्चर नहीं है। कल कोई लेक्चर नहीं है। वो जो मैं रिकॉर्डिंग करने की सोच रहा था वो पूरी नहीं हो पाई, अभी थोड़ी ही हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ। कल आप चिल करो, आराम से एकदम रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल कोई लेक्चर नहीं है और कल सुबह मेरी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग की, तो मैं भी आपको जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है ना? चलो, जल्दी का मतलब है 9 सवा 9 तक मैं कोशिश करूंगा, 9:15 से ऊपर ना आज एक्सटेंड करूं। ठीक है, चलो बॉस। सर लेकिन जब जब आपने कहा है कि आप जल्दी छोड़ोगे, उस दिन तो आप नहीं छोड़ते जल्दी। चलो, देखी जाएगी। मिराज इन डेजर्ट, इसकी फोटो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना? इसको मृग, हिंदी में मृग मारीचिका भी बोलते हैं। मृग मृग मारीचिका मतलब कि छलावा, आंखों का छलावा, इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मारीचिका। ठीक है, तो और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा? मिराज बोलते हैं, क्योंकि ये इल्यूजन है, आंखों का धोखा है, छलावा है। क्या है? छलावा है। ठीक है, अच्छा सर, समझ गए सर। दूर रेगिस्तान में कहीं बहुत, लेकिन इसके लिए ना बहुत भयानक गर्मी की जरूरत है, जो कि समर्स में होती है और रेगिस्तान में गर्मी होती है दिन में अक्सर। ठीक है, तो रेगिस्तान में ऐसा पानी दिखता है दूर दूर पर, होता नहीं। सड़क पे, हाईवे पे, सड़क एकदम सीधा हाईवे, बहुत दूर देखते पानी पड़ा हुआ सड़क पे, पर उस पानी तक कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो पानी एक छलावा है। क्योंकि वो पानी एक छलावा है, जी हाँ, वो एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हम कभी वहां तक पहुंच नहीं पाते। ओके सर, इसके पीछे क्या है सर? कोई मैजिक है? मैजिक है, फिजिक्स का मैजिक है बॉस। मैजिक है, फिजिक्स का मैजिक है। बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक सेकंड के लिए इसको बोर्ड को बंद करता हूं। जैसे किसी जमीन पर पोंछा लगा है या पानी पड़ा हुआ है, तो आपको कैसे, आपका दिमाग कैसे परसीव करता है कि वहां पे पानी पड़ा हुआ? आपको कैसे पता चला? आपने वहां, जैसे आप स्कूल का कॉरिडोर है मान लो आपका, उसमें भी पोंछा लगा है, या मान लो कहीं पानी पड़ा हुआ कॉरिडोर में, बहुत दूर से आप देख रहे हो, तो आपको पानी कैसे दिख रहा है? मतलब मैं रियल में बोल रहा हूं कि अगर रियल में पड़ा हुआ है, तो अभी मैं मिराज की बात नहीं कर रहा, रियल में। तो दूर से आपको कैसे दिख गया कि पानी पड़ा? आपने जाके तो देखा नहीं, आपने टच करके तो देखा नहीं, क्योंकि उस पानी में आसपास की दीवारों की, क्लासरूम की, आसपास की चीजों की इमेज बन रही होगी, तो आपके दिमाग ने परसीव कर लिया कि हां, वहां पे क्या गिरा हुआ है? पानी गिरा हुआ है। तो हमारा दिमाग अगर आसपास की चीजों की इमेज जमीन पे बनने लगे, तो हमारा दिमाग उसको कैसे परसीव करता है कि पानी पड़ा हुआ है? स्कूल के कॉरिडोर में तो मान लो सच में पानी पड़ा हुआ है, लेकिन मिराज के केस में क्या होता है? आसपास की चीजों की इमेज सड़क पे बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? कैसे बन जाती है आसपास की चीजों की इमेज सड़क पे? मैं आपको बताता हूं। ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखना बहुत ध्यान से, टेंशन नहीं लेनी। देखो यहां पे ना दो केसेस हैं, यहां पे दो केसेस हैं। सबसे पहला रियल लाइफ में क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ एयर है भाई, एटमॉस्फेयर है, वैक्यूम तो है नहीं। एटमॉस्फेयर है, वैक्यूम नहीं है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एयर की डेंसिटी कम होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी कम डेंसिटी और उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का, एंड वाइसा वर्सा। समझ में आ गई बात? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम डेंसिटी, उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा डेंसिटी, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया मतलब कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
हाँ सर सही सही बात है, तो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आएगा। तो मान लीजिए हम इधर खड़े हैं, यहां पे एक सच में एक पेड़ लगा हुआ है, यहां पे सच में एक पेड़ लगा हुआ है। तो अगर हमने मान लीजिए वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कोई वैक्यूम नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो भाई टेम्परेचर बढ़े घटे क्या फर्क पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा। तो लाइट रेज हमको सीधी सीधी आती हुई दिखाई देंगी, तो हमें इसकी इमेज जमीन पे नहीं दिखाई देगी, हमें ये ट्री सीधा सीधा दिखाई देगा, एयर एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। मैंने आपको क्या बोला कि वैक्यूम बना लो, वैक्यूम बना लिया तो क्या होगा, एयर होगा ही नहीं, एयर होगा ही नहीं, एयर नहीं होगा तो भाई कोई कहीं कोई ज्यादा टेम्परेचर पे कम, कहीं ज्यादा टेम्परेचर पे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं कम टेम्परेचर पे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कोई टंटा नहीं। या आप यूं बोल लो कि यहां जो एयर मौजूद है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, या आप एक चीज और इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां जो एयर मौजूद है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एयर एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, तो लाइट रे सीधी सीधी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनना बहुत ध्यान से, लाइट रे सीधी सीधी आएगी, लेकिन एयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे रहती नहीं है। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, मान लीजिए सड़क है, ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, यहां पे सच में पेड़ है, ठीक है। अब जमीन गर्म हो चुकी है बहुत ज्यादा, जैसे रेगिस्तान की जो रेत है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और सड़क पे जो लंबे लंबे हाईवे होते हैं कोल के बने हुए होते हैं, मतलब वही यार ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है सड़क। अगर आप गर्मी में कभी सड़क पे तपती हुई धूप में सड़क पे अगर हाथ रख के देखोगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि बहुत गर्म होती है सड़क, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इसलिए जमीन से जो सटी हुई हवा है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं आपको सब बताता हूं, डोंट वरी। जमीन है, जमीन से सटी हुई जो हवा है यानी एयर है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा है, यस सर, तो डेंसिटी कम है, डी यानी डेंसिटी, डेंसिटी कम है, और म्यू भी कैसा है बच्चों, कम है, म्यू भी कम है। अच्छा, टेम्परेचर ज्यादा है, एक मिनट, टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सी हवा, जो ये वाली जो हवा है जो जमीन से सटी हुई, या थोड़ी सी जमीन, मतलब इतनी पर्टिकुलर है किसी हाइट पे, थोड़ी सी जमीन से थोड़ी सी ऊपर जो हवा है, जस्ट ऊपर, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस एयर का भी टेम्परेचर ज्यादा है, यानी डेंसिटी कम है, यानी म्यू कम है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, जमीन से थोड़ा दूर जाते जाओगे, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा, टेम्परेचर यहां पे जमीन के मुकाबले थोड़ा कम होगा, तो डेंसिटी उल्टा खेल खेलती है, टेम्परेचर और डेंसिटी उल्टा खेल खेलती है, और डेंसिटी ज्यादा तो म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा। इसका मतलब यूं कह लो कि जमीन के ऊपर जो हवा है, एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और थोड़ी सी ऊंचाई पर, सड़क से, जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यानी यूं कह लो कि एकदम निचली जो हवा है, यानी निचली जो एयर है, नीचे की तरफ जो एयर है, वो रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा, यस सर, और जो ऊपर थोड़ी सी हवा है वो म्यू ज्यादा है तो डेंसर की तरह काम करेगा। और जो लाइट रेज इससे आ रही होंगी सीधे, इससे आ रही होंगी सीधे, जैसे यहां पे आ रही थी सीधे, क्योंकि यहां पे कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं था तो कोई म्यू में चेंज नहीं था, तो यहां पे कुछ डेंसर कुछ रेयरर कुछ नहीं था। यहां पे ये ऊपर का हिस्सा डेंसर की तरह काम कर रहा है, नीचे का हिस्सा रेयरर की तरह काम कर रहा है। आप बोलोगे सर क्या मजाक है, लाइट रे ऐसे मुड़ जाएगी क्या? आप समझो तो सही, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसका टीआईआर हो जाएगा डेंसर से। टीआईआर कब होता है? जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो यहां पे इसका क्या हो गया? टीआईआर हो गया, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आना चाह रही थी और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो ये क्या होगी? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, जो ऐसे जानी चाहिए थी ऐसे, वो क्या हो जा रही है? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही ऐसे। तो इसको क्या लग रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो ये लाइट रेज है वो ऐसे मुड़ती नहीं है बेटा, लाइट रेज एकदम ऐसे कर्व नहीं होती। तो फील कराने के लिए बता रखा है, टीआईआर हो जाएगा। तो इसको भाई को लग रहा होगा कि जो लाइट रेज आ रही है ये जमीन से आ रही है, इसको इस पेड़ की इमेज जमीन पे दिखने लगेगी। तो इसको क्या लगेगा कि जमीन पे पानी पड़ा हुआ है। क्या हो गया बच्चों? टीआईआर हो गया। टीआईआर कब होता है? जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। सड़क से ऊपर थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, सड़क से सटा हुआ रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे का टीआईआर हो गया। तो इस भाई को क्या लगा कि लाइट रे यहां से नहीं आ रही, लाइट रे मतलब यहां से, तो चलो ठीक है, अगर पेड़ तो उसको दिखेगा ही, लेकिन कुछ लाइट रेज, अरे कुछ ऐसा नहीं ना कि सारी लाइट रे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसको पेड़ ही नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं, पेड़ भी दिखेगा, लेकिन कुछ लाइट रेज होंगी जो जिनका टीआईआर हो जाएगा, जिसकी
वर्चुअल इमेज इसको यहां दिखेगी जमीन पर, तो ऐसा लगेगा जैसे पानी फैला हुआ है, ऐसा लगेगा। और पानी फैला हुआ है ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि जब आसपास की चीजों की इमेज हमें जमीन में दिखाई देने लगती है तो हमें ऐसा फील होता है कि भाई वहां पे पानी गिरा हुआ है, ऐसा लगेगा कि पानी है, ऐसा लगेगा कि क्या गिरा हुआ है? पानी गिरा हुआ है, कि पानी गिरा हुआ है। देख लो आप, पानी भी कितना गिरा हुआ है। कोई कितना गिर सकता है? इस पानी जितना गिर सकता है। बोलो फील आई कि नहीं आई? बोलो फील। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, लेकिन इसके पीछे की साइंस अब आप लोगों ने समझ ली है। ये किस वजह से होता है बेटा? ये होता है जीता जागता नमूना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। किसका जीता जागता नमूना है मुन्ना? एक मिनट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ जल्दी बताओ, क्लियर है क्या? हाँ दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कौन नहीं चाहिए बेटा? अच्छा बैकलॉग था, ठीक है। हाँ हाईवे पे देखा है आपने? ठीक है ठीक है, ओके बेटा शिवम, है ना? मर्जी आपकी, ड्रॉ करना होता तो करना। रफ वर्क डन लिखने के बाद लगता है और इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट हो भी जाता है, इनफाइनाइट हो भी जाता है भाई। रफ वर्क डन, बच्चा कह रहा है कि RWD रफ वर्क डन लिखने के बाद ऐसा लगता है कि और इनफाइनाइट हो गया। और अपने आप में इनफाइनाइट हो जाता है अगर आपने रफ वर्क कर लिया तो। एक बार और समझने की इसको कोशिश करते हैं, वैसे बहुत सिंपल है ना? मिराज इज अ फिनोमेना ड्यू टू, क्या बोलोगे? टोटल। इसमें एक ऑप्शन रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन तो है ही सही, लेकिन उसका एक नहीं, रिफ्रैक्शन कैसे? कहां कहां का रिफ्रैक्शन? TIR में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, क्या बात कर रहे हो गुरुजी? तो एक ऑप्शन रिफ्रैक्शन भी होगा, उसमें कंफ्यूज मत हो ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसकी, इसी की वजह से मिराज हमको दिखाई देता है। ठीक है, ओके। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए, सुनना बहुत ध्यान से, ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है। अब मैं जमीन ब्लैक बनाऊंगा तो पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो फील नहीं आएगी। जमीन से थोड़ी सी ऊपर, जस्ट ऊपर, जमीन से जस्ट ऊपर जो हवा होगी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सड़क बहुत गर्म हो चुकी, सड़क बहुत गर्म हो चुकी। तो सड़क से जस्ट ऊपर जो हवा है उसका टेम्परेचर हो गया ज्यादा। और आपको ये बात जहन में रखनी है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो डेंसिटी कम होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। मतलब सड़क के ऊपर जो हवा है, सड़क के ऊपर जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट ऊपर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। यानी सड़क के ऊपर जो हवा है जस्ट ऊपर, वो रेयर मीडियम की तरह काम कर रहा है। और जब आप थोड़ा ऊपर की हवा को देखते हो, आप थोड़ी सी सड़क से थोड़ा ऊपर उठते हो, सड़क से थोड़ा सा ऊपर उठते हो, तो जो हवा का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। सड़क से एसोसिएटेड, यानी सड़क से सटी हुई जो हवा है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सड़क बहुत गर्म है गर्मी में। और या रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म है, तो उससे सटी हुई जो एयर है वो बहुत गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जमीन या रेगिस्तान की रेत से सटी हुई जो एयर है वो रेयर मीडियम की तरह काम करेगी। और ऊपर उठेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली बढ़ गया। आई होप आपने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा, क्योंकि ये सब उसी से एसोसिएटेड है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, है ना? और ऊपर का जो हवा है वो थोड़ा सा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। अच्छा, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। अजी मैंने कहा कि मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पे ऑब्जर्वर देख रहा है, सफेद सफेद आंखें, ठीक है, कंचे जैसी आंखें, इस तरीके से ऐसे ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। तो अब कोई जो लाइट रे है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता, जैसे अभी तो टेम्परेचर में डिफरेंस है जिस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आता, जिस वजह से लाइट रे सीधे इस तक पहुंचती, लाइट रे सीधे इस तक पहुंचती, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है? हाँ सर, समझना बहुत ध्यान से। लेकिन होता क्या है, ये ऊपर का मीडियम कैसे काम कर रहा है, डेंसर की तरह, और नीचे का मीडियम कैसे काम कर रहा है, थोड़े रेयर की तरह। तो जो लाइट रे होगी वो डेंसर से, ये देखो, ये मान लो कि बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री, डेंसर से रेयर में क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, समझना। तो इसको व्यक्ति को कैसा लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे ऐसे नहीं आ रही, लाइट रे ऐसे आ रही, इधर से आ रही, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज उसको जमीन पे
या रेत पे दिखाई देगी, जिस वजह से आसपास की जब इमेज आपको जमीन पे दिखती है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा छलावा होता है कि जमीन पे पानी पड़ा हुआ है। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, जैसे कोई टाइल्स है बहुत ज्यादा चिकनी है ना, और मान लो आसपास की चीजों की इमेज उसमें बन रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि टाइल पे पानी पड़ा हुआ है। मतलब समझो बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बस इसमें बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। अब अपने को पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर। क्या पढ़ना है? बाकी मेन तो अपने को आज प्रिज्म शुरू करना है। चलिए बताइए, क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? जल्दी से फिनाइल्स लॉ तुम लोग मान ही नहीं रहे हो। ठीक है, क्लियर है? आओ अब अगला इसका जो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल। मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स जो एंडोस्कोपी करते हैं, आपने सुना होगा जो डॉक्टर्स एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी में भी यही कंसेप्ट यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो ब्रॉडबैंड की लाइन डलती है, इंटरनेट की लाइन डलती है, टेलीफोन की लाइन डलती है, अब तो खैर मोबाइल से हो जाता है ना, तो वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर करता क्या है और ये कैसे टीआईआर पर बेस्ड है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बताता हूं मजे की। ठीक है, देखना इधर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो सर ये सिग्नल जो है, मतलब आप कह रहे हो इंटरनेट के सिग्नल और जो पहले लैंडलाइन वगैरह हुआ करते थे, है ना, तो कम्युनिकेशन के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर बिछाया करते थे। यस, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया करते थे। अब ऑप्टिकल फाइबर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बिछा दी भाई, वो कवरिंग के साथ बिछती है, कवरिंग के साथ बिछती है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं यार, मैंने एक फोटो खींची थी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस फोटो को पक्के से लेके आता हूं। मैंने वो फोटो खींची थी ऑप्टिकल फाइबर की। बोले आपने कहां देख ली? अरे मेरे घर में जो क्लास हो रही है भैया स्टूडियो से, इंटरनेट से हो रही है, वाईफाई से हो रही है, और जो वाईफाई एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ है। अब साहब ये जो एयरटेल का वाईफाई है, इसकी लाइन डली हुई है, इसकी लाइन आ रही है मेरे घर में, इसकी लाइन आ रही है, वो कभी कभी खराब हो जाती है तो चेंज करते हैं, कुछ ठीक करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कहीं से टूट जाता है, कुछ हो जाता है, उसको ठीक करते हैं। और एक ऑप्टिकल फाइबर को दूसरे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की एक मशीन होती है उनके पास, वो लेके आते हैं, उससे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करते हैं। उसकी मैंने फोटो खींची थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे ही नहीं होती, उसमें कवरिंग होती है। क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, देख लो एक बार। ये फाइबर कोर होता है, ये फाइबर कोर होता है, ठीक है, ये फाइबर कोर होता है। इसके अंदर लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे होता है सब बताऊंगा अगले 5 मिनट में आपको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये लाइट रे ऐसे अंदर रिफ्लेक्ट होती है। अब आप कहोगे सिग्नल भेज रहे हो कि लाइट भेज रहे हो, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो आपकी जितनी भी जिज्ञासा है, जितनी भी क्यूरियोसिटी है, वो सब मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये लाइट रे, ठीक है ना, ये लाइट रे, ये फाइबर का कोर है। इसके ऊपर एक कवरिंग है, उसके ऊपर एक और कवरिंग है, क्लैडिंग समझना, और उसके ऊपर लास्ट में क्या लगा हुआ, प्लास्टिक कोटिंग। तो पूरा प्रोटेक्टेड होता है वो। ठीक है, अब आप कहोगे कि कैसे टीआईआर होता है और लाइट क्यों भेज रहे हो आप, लाइट क्यों भेज रहे हो? आपको तो सिग्नल भेजने चाहिए, जहां इंटरनेट के सिग्नल आने चाहिए वहां आप लाइट भेज रहे हो, वो भी टकराते टकराते आ रही है। जी हां, ये बहुत सही तरीका है। सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है लाइट रेस के रूप में, सिग्नल को लाइट रेस के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जहां से वो सिग्नल भेज रहे हैं, वो सिग्नल को, कोई भी सिग्नल जो भेजना उसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं, और वो लाइट एक तरफ से भेजते हैं, और वो लाइट टकराते 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 कहां तक पहुंचती है, रिसीवर तक पहुंचती है। रिसीवर के वहां पर एक मशीन लगी हुई होती है जो लाइट रे को वापस से सिग्नल में कन्वर्ट करती है। उन्होंने भी सिग्नल भेजा और हमने भी सिग्नल पाया। उन्होंने सिग्नल को लाइट रे में कन्वर्ट किया, और हमारे पास जो डिवाइस है वो लाइट रे को सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है वापस से। तो ऐसे टकराते 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 सिग्नल हम तक पहुंच जाते हैं, और ये सिग्नल को पहले लाइट रे में क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, तो टीआईआर तो तब होता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है लाइट। यस, तो इसका जो फाइबर कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, और इसकी जो कवरिंग है आसपास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, क्लैडिंग यानी कवरिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। टीआईआर तब होता है जब लाइट रे
डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो अगर ये डेंसर होगा, रेयरर होगा, तब यहां पे टीआईआर होगा। ये डेंसर होगा, रेयरर होगा, तब यहां पे टीआईआर होगा। तो यहां पे जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज्यादा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते इस तरीके से लाइट रे टकराते टकराते पहुंचती है, और बहुत ही कम लॉस के साथ, बहुत कम लॉस इसमें होता है, बहुत कम लॉस इसमें होता है ना। तो याद रखिएगा, डॉक्टर जो एंडोस्कोपी यूज करते हैं, एंडोस्कोपी आपको पता होगा, मेडिकल फील्ड में यूज होती है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी जो होती है ना, उसमें भी टीआईआर काम करता है। तो कभी आपसे पूछता है कि यार एंडोस्कोपी के पीछे का क्या है सीन, तो आप टीआईआर बोल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। ये तो मतलब इस तरीके की ऐसी कवरिंग होती है, खूब सारे ऑप्टिकल फाइबर से खूब सारी उसकी कवरिंग है। ये एक बेसिक सा डायग्राम है, कोई खास बात नहीं है। तो एंडोस्कोपी के पीछे का साइंस पूछे टीआईआर, ऑप्टिकल फाइबर के पीछे का साइंस पूछेगा टीआईआर। तो कैसे, है ना, वो ऑप्टिक जो सिग्नल्स होते हैं, जो सिग्नल होते हैं उसको लाइट रे में कन्वर्ट किया जाता है। जहां से सेंड किया जा रहा है वहां पे सिग्नल्स को लाइट रे में कन्वर्ट किया जाता है, और जहां पे रिसीव किया जा रहा है वहां पे लाइट रे को वापस से सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इसमें तो दौड़ती है लाइट। अब सुनो, द फिनोमिना यूटिलाइज्ड इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज विदाउट एनी डाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात टीआईआर, अर्थात टीआईआर। जल्दी बता, बोलो मजा आया, बोलो मजा आया। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। अब एक की पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा, एक की पॉइंट आप याद रखिएगा बहुत ध्यान से। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया, फिर लास्ट अपन एप्लीकेशन पे चलेंगे, इसके लास्ट एप्लीकेशन फिर प्रिज्म शुरू कर देंगे। बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर? थ्योरी है भाई, थ्योरी है। जो 3 लास्ट के एप्लीकेशन है, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये सब क्या है समझ गए? हाँ श्री, बिल्कुल पढ़ सकते हो, श्री यादव बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्लैडिंग को हटा दोगे तो टीआईआर कैसे होगा फिर? और लॉस भी होगा बेटा, लॉस भी होगा। टीआईआर नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा मुस्कान, है ना? ठीक है, ठीक है। यस, फास्ट सिग्नल आते, लाइट की स्पीड से सिग्नल आते हैं बेटा। एक बात बताओ, बता दीजिए ना सर। भाई मैं यहां पे बोल रहा हूं, और मतलब मुश्किल से मुश्किल थोड़ा सा ही लैग होगा, और तुम कितने भी किलोमीटर दूर मुझसे बैठे हो, कुछ बच्चे कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे होंगे मुझसे, कुछ बच्चे कुछ 500-600 किलोमीटर बैठे होंगे, कुछ बच्चे कई हजार किलोमीटर दूर बैठे होंगे, है ना? तो अगर कोई बाहर से देख रहा है, इंडिया के बाहर से देख रहा है, पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन है उसके पास, तो वहां से देख रहा है, तो भाई ट्रांसमिशन हो रहा है, लाइव ट्रांसमिशन हो रहा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर का कितना महत्व है आप खुद सोच लो, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का कितना महत्व है आप ये सोच लो। लाइटनिंग स्पीड से सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं दोस्तों, लाइटनिंग स्पीड से। समझ में आ पा रही बात? यस सर, और बहुत कम लॉस के साथ। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। मैं जब ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस लेक्चर बनाऊंगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, तब मैं इसका डेरिवेशन उसमें करके आपको दे दूंगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और ये मान के चलो कि एक अनाउंसमेंट भी मुझे करनी है, आपके फायदे की चीज है, क्योंकि आप नीट 2026 में नीट लिखने वाले हो, तो उसकी एक अनाउंसमेंट भी करूंगा। कुछ मैं शुरू करने जा रहा हूं, जैसे डेली क्वेश्चन सीरीज होती थी, हाँ सर, वैसी एक सीरीज मैं सोच रहा हूं शुरू करूं आपके लिए, जिसमें हम बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं कि जिसका सॉल्यूशन ही 15-15, 20-20 मिनट का आ रहा है। क्योंकि नीट में आपने देखा कि 2025 में कि कोई बहुत ही ज्यादा लेंथी सवाल है तो उसको छोड़ना ही सही था। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम एकदम इजी सवाल करेंगे, उससे सीखने को क्या मिलेगा। मॉडरेट से टफ, टफ भी सवाल करेंगे, मतलब लेवल की आप चिंता मत करो, बेस्ट चीज मैं आपको दूंगा, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो बेस्ट चीज मैं आपको दूंगा, ऐसे सवाल जिनकी आने की संभावना नीट 2026 में बहुत ज्यादा है, इस तरीके के सवाल मैं सोच रहा हूं, ऐसी एक सीरीज शुरू करूं, ठीक है। वो डेली क्वेश्चन सीरीज को भी बच्चों ने काफी प्यार दिखाया, लेकिन उसमें जो सवाल अपन करते थे ना, वो 100 से ऊपर अपन ने सवाल किए, वो ऐसे सवाल होते थे कि वो दिमाग खोल देते थे एकदम, और वो 10-15 मिनट का, 5, 6, 7, 8, 10 मिनट का एक सॉल्यूशन हुआ करता था। कुछ ऐसे सवाल जो नीट 2026 में आने की बहुत संभावना है, लेवल कुछ भी हो सकता है फिर उसका, लेकिन जरूरी नहीं कि टफ ही होगा, मॉडरेट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है कुछ इजी सा ही हो जाए। तो मिक्स बैग एकदम, ऐसे सवाल, कुल मिला के ऐसे सवाल, लेवल जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है नीट 2026 में आने की। ऐसे सवाल रोज आना अपनी टेलीग्राम चैनल पे भेजने का मैं सोच रहा हूं, और अगले दिन उसका सॉल्यूशन। इसके लिए
इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन होपफुली अपन इसको न्यू ईयर से शुरू करें ताकि नीट 2026 आते आते आपके पास एक डिसेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। डेली एक सवाल और अगले दिन उसका सॉल्यूशन। अच्छा सर ठीक है, और ऑप्शंस के साथ, सब्जेक्टिव सवाल नहीं, ऑब्जेक्टिव सवाल। क्या ख्याल है आपका, क्या बोलते हो, कैसा ख्याल है? ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन में सोच रहा हूं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन सोच रहा हूं मैं, क्या बोलते हो? अच्छा ख्याल है? नीट 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डेली एक सवाल, डेली एक सवाल, ठीक है? ठीक है, मोरली थोड़ा समझा दोगे क्या? मोरली समझाना है बेटा, भारती में समझानी, क्या समझाना है मोरली, मतलब समझा नहीं, समझ नहीं आया? हाँ बढ़िया ना, ताकि हाँ सही है ना। और इसका जो आइडिया है, बहुत ही नोबल ख्याल है आपका, इसका जो आइडिया है वो आपकी मैम ने दिया है, यानी कि मेरी वाइफ ने दिया है वो आइडिया, कि ऐसा कुछ शुरू करो बच्चों के लिए यार, उनका नीट का एग्जाम आ रहा है आज ही शाम को, उसने मुझे आइडिया दिया। मैंने कहा ये तो बहुत प्यारा आइडिया है। मैंने कहा आइडिया भी तुम्हारी तरह ही प्यारा है, मैंने उसको कहा कि आइडिया भी एकदम तुम्हारी तरह प्यारा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अरे रोज एक सवाल, रोज 2-3 सवाल थोड़ी, ऐसी जो आप भी डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओ, मैं भी कर पाऊं, ठीक है? हाँ ऐसा कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन नीट 2026, तो आइडिया मैम का है ना? ठीक है, 170 किलोमीटर दूर से देख रही हो आपको, ओके अंजलि बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल ईएमएफ चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? तो बढ़िया है, बढ़िया, एक नंबर आइडिया, एकदम टकाटक। मैम के लिए तालियां, बिल्कुल, वाई नॉट, है ना? तो मैंने उससे कहा कि आइडिया तुम्हारी तरह ही प्यारा है, तो ऐसा करते हैं, इसको मुकम्मल करते हैं अपन, इसको मुकम्मल करते हैं। 1 जनवरी से मैं सोच रहा हूं इसको शुरुआत करने की। हाँ सर ठीक है, ओके, आई लव मैम, आई ऑल्सो लव मैम, यानी कि मैम मतलब मेरी वाइफ, उसको आप उस वाइफ को, मेरी वाइफ को आप लोग मैम बोलते हो ना? अच्छा मोटिवेशनल सेंस में, ठीक है बेटा भारती, चलेगा, चलो ठीक है शांतनु, बिल्कुल, वाई नॉट, आइडिया जबरदस्त है, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, बच्चे लिख रहे हैं आई लव मैम, आ जाइए, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो कंटिन्यू, इसको अपन मुकम्मल करते हैं 1 जनवरी से, 1 जनवरी से, ओके करते हैं भाई, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता हूं, बहुत बढ़िया। आओ, की पॉइंट ये है कि एक इस तरीके का, यूं मान लो कि एक मेटीरियल है या एक मीडियम है, एक मेटीरियल है या मीडियम है जिससे मुझे लाइट गुजारनी है। मान लो उस तरफ, बाहर की तरफ एयर है, तो इसका जो म्यू है वो √2 से अगर ज्यादा होगा, √2 से ज्यादा होगा, तो क्या होगा? म्यू कितना होना चाहिए, पेपर में पूछेगा इसका, कि यहां पे मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर ही मान लो, बस इसके बाहर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसके बाहर मान लो आपने कवरिंग ववरिंग नहीं लगाई, मान लो एयर है, ठीक है? तो अब लाइट रे अगर इस एंड पर एंटर हो रही है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंटर हो। ये सरफेस है तो सरफेस का नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसी भी एंगल पर इंसिडेंस हो, उसका हर सरफेस पर, किसी भी एंगल पर इंसिडेंस हो, ऊपर नीचे जहां भी टकराएगी, हर सरफेस पर TIR हो, उसके लिए म्यू कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए √2 से ज्यादा, सो दैट लाइट इंसिडेंट एट एनी एंगल आई डज नॉट लीव ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम लेटरल सरफेस। बेटा लेटरल सरफेस का मतलब है कर्व सरफेस, है ना? टेंशन नहीं लेनी, मैं लिख देता हूं। लेटरल सरफेस का मतलब क्या हो गया बेटा? लेटरल सरफेस का मतलब क्या हो गया मुन्ना? कर्व्ड सरफेस। और दूसरी बात, ये तो रही एक अनाउंसमेंट वाली बात, ये तो बहुत अच्छी खबर हो गई सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मंडे, ट्यूसडे, मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे से थर्सडे के बीच में, या तो वेंसडे को या मैक्सिमम थर्सडे को, या तो वेंसडे को या मैक्सिमम थर्सडे को, आपके पास टाइप होके आ जाएंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स आपके पास आ जाएगी, ठीक है? ओके सर, वेंसडे या थर्सडे, मैक्स टू मैक्स थर्सडे, और फिर सैटरडे तक मैं कोशिश करूंगा, सैटरडे संडे तक, कि अगला चैप्टर यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर की भी आपको मिल जाए। वेंसडे थर्सडे तक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की आपको ब्लैंक क्वेश्चन स्लाइड्स मिल जाएगी, ठीक है? चलो, तो म्यू की वैल्यू याद रखें मुन्ना, कि अगर ये √2 से ज्यादा होगा, इसका, इस ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 से ज्यादा होगा, ये मान लो कि बाहर एयर है, अभी क्लाइडिंग नहीं है, बाहर एयर है, तो लाइट रे किसी भी एंगल पर इंसिडेंट होगी तो वो लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस, अरे दादा लेटरल सरफेस, ये सिलेंडर है, ऑप्टिकल फाइबर ऐसी होती है, बस ये बहुत
बहुत पतली होती है, बहुत मोटा सिलेंडर, ठीक है। ये लेटरल सरफेस क्या है, ये लेटरल सरफेस है। ये कर्व जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये पूरा, इसका मतलब यहां पे किसी भी एंगल पर आई, अंदर खट 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 लेटरल सरफेस से, कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी अगर म्यू का वैल्यू √2 होगा, √2 से ज्यादा होगा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अगले एप्लीकेशन पर चलते हैं। इस तरीके का सवाल एक बार बहुत पहले कभी पूछा गया था 1998 में, ठीक है, 1998 में। और उसमें मैं कुछ जो सीरीज में चालू करने की सोच रहा ना, उसमें मैं कुछ फैक्ट बेस्ड सवाल भी, जैसे नीट में फिजिक्स में फैक्ट बेस्ड सवाल आ जाते, जो फैक्ट अपने को पता होने चाहिए। अब ऐसे फैक्ट नहीं कि भाई हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, जयपुर में जो हवा महल है उसमें कितनी खिड़कियां, इस सवाल का हमारे नीट से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ पा रही बात, हमको यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। फिजिक्स से रिलेटेड फैक्ट बेस्ड सवाल जो होते हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, ऐसे ही सवाल से डील करेंगे जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर मेरे को कहीं से भी रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, कहीं से भी वो सवाल ढूंढ के लाना हो, ठीक है, तो अपन देख लेंगे, ठीक है। वो बहुत मतलब यूनिक ऐसे सिंपल सवाल नहीं होंगे एकदम कि ऐसा सवाल है कि यार ये यूं है, ये आई दे रखा है, आर निकालो, मतलब थोड़े ढंग के सवाल होंगे जिससे सीखने को भी मिले और जिसकी संभावना नीट 2026 में आने की हो। ओके, लाइट एंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। एक रॉड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का, उसमें लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? द लाइट वंस एंटर्ड, लाइट एक बार एंटर करे, वंस एंटर्ड इनटू इट, विल नॉट लीव इट थ्रू इट्स लेटरल सरफेस व्हाटसोएवर बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो हमने यहां पे हिंदी में पढ़ा, वही ये यहां पे क्या कर रहा है बच्चों, किसमें लिख दे रहा है? इंग्लिश में लिख दे रहा है, ठीक है। समझ में आ पा रही बात? ऑप्टिकल फाइबर बी लाइक की, बेटा आओगे अपनी मर्जी से, ऑप्टिकल फाइबर बी लाइक, बेटा आओगे लाइट रे से, बोल रही है ऑप्टिकल फाइबर कि बेटा आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन अंदर आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन बाहर जाओगे हमारी मर्जी से। एक बार जो तुम अंदर आ गए तो बेटा बाहर जाओगे हमारी मर्जी से, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर ने बोला लाइट रे को। अच्छा सर, ठीक है। तो अपने को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कितना होना चाहिए, अच्छी पब्लिक को पता है कि √2 से ज्यादा होना चाहिए, कोई खास बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन, ओके, ठीक है। अब अगला और लास्ट एप्लीकेशन, उसके बाद TIR का, क्रिटिकल एंगल का क्या फिनिश, गेम फिनिश, ठीक है। खेल खत्म बेटा, खेल खत्म, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये लास्ट है। और इसके बाद तुम्हारा भाई क्या शुरू करेगा, इसके बाद क्या शुरू करेगा तुम्हारा भाई? प्रिज्म शुरू करेगा, ठीक है। तो एक बार ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मैं बता दूं कि हीरे की चमक TIR की वजह से होती है। अब कैसे होती है उसके पीछे की साइंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पेपर में कभी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुनना, अभी बताता हूं उसको, लेकिन पेपर में ऐसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल, इनमें से कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, नहीं है, नॉट यानी नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, तो वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, भैया ऑप्टिकल फाइबर तो TIR पर बेस्ड है, तो नॉट तो नहीं आएगा, इट इज बेस्ड ऑन TIR। मिराज ऑन हॉट समर डेज, मिराज भी बेस्ड है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी बेस्ड है भैया किस पे? और एक बोनस एप्लीकेशन जो कि हम हलवाई के यहां देखते हैं, क्या देखते हैं हलवाई के यहां? TIR देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल देखते हैं, मतलब TIR तो नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, TIR तो नहीं, लेकिन जो अभी मैंने आपको मिराज में बताया था ना, TIR तो नहीं, लेकिन जो अभी आपको मिराज में बताया था ना मैंने, कुछ ऐसा ही हम हलवाई के यहां भी ऑब्जर्व करते हैं। कैसे करते हैं हलवाई के यहां ऑब्जर्व, वो मैं आपको बतलाऊंगा। खैर, तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी TIR पर बेस्ड है। डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड, भाई अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में TIR का कोई रोल नहीं है, TIR अभी अभी आया है। ये अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ भी लाइक, इस खेल का मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं, TIR तो अभी अभी आया है, तो इसमें कोई TIR का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, वो पहले हलवाई वाला बता दो जो आप बता रहे हो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारा, जो आपने नोटिस किया होगा, जैसे कढ़ाई में समोसे तले जा रहे, ओए होए होए यार, मुंह में पानी आ गया कसम से। कढ़ाई में गर्मा गर्म कचौड़ियां, गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। तो एक मिनट रुकना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात होगी, तले जा रहे समोसे कढ़ाई में। जब आप दूर से उस कढ़ाई को देख रहे हो तो आपको उस कढ़ाई के ऊपर की हवा या यूं कह लो कि उस कढ़ाई के पीछे का जो माहौल है वो थोड़ा वेवी नजर आता है, ऐसा वो माहौल पूरा वेवी नजर आता है। जैसे मान लीजिए आप इधर खड़े हो, कढ़ाई इधर है, तो कढ़ाई में कुछ
कढ़ाई ठंडी नहीं पड़ी होनी चाहिए, कढ़ाई में कुछ गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो कढ़ाई से पीछे का जो माहौल है वो थोड़ा आपको हिलता हिलता वेवी वेवी सा नजर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जब कढ़ाई गर्म होती है तो कढ़ाई के ऊपर की, हल्के से ऊपर की जो हवा है उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, और उसके ऊपर की जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है। तो वो जो कढ़ाई के ऊपर की जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। क्या बदल रहा है? लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है? कढ़ाई के ऊपर की हवा का। तो इसीलिए पीछे से आने वाली लाइट रेस कंफ्यूज हो रही हैं जब उस मीडियम से पास हो रही हैं, जो कढ़ाई के ऊपर की हवा उससे उस मीडियम से पास हो रही है ना, तो कभी इधर मुड़ रही है कभी उधर मुड़ रही है, इस तरीके से। तो हमें माहौल पूरा कैसा दिखता है? वेवी वेवी दिखता है। इसी वजह से हमने जो बचपन में पोयम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसके आगे का ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द स्काई। मैं भूल गया, ठीक है। कौन सा मुझे नर्सरी का एग्जाम देना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, ऐसा जगमगाते हैं, ऐसे स्टार्स। अगर आप देखो स्टार्स को तो ऐसा 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 लुप लुप होते रहते, इस तरीके से ट्विंकल करते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्योंकि वहां से जो लाइट रेस आ रही है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है, जिस वजह से लाइट रेस कभी इधर मुड़ रही है कभी उधर मुड़ रही है कभी इधर, तो थोड़ा सा वो ट्विंकल ट्विंकल होता हुआ दिखाई देता है। कभी उसकी इमेज, स्टार की इमेज लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी अप कभी डाउन ऐसे दिख रही है, तो इसलिए वो ट्विंकल ट्विंकल होता हुआ नजर आता है। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि प्लैनेट, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, कई तो कई लाइट ईयर दूर होते हैं स्टार जो हमें दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स का साइज एक तो बहुत बड़ा होता है, और ऑब्वियसली जो चीज पास होती है उसका साइज बड़ा भी होता है। स्टार्स भी बहुत बड़े लेकिन वो बहुत दूर है, तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते और स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके पीछे भी टीआईआर नहीं है, टीआईआर नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। वही जो हलवाई की कढ़ाई के पीछे का माहौल थोड़ा सा वेवी वेवी दिखता है। एक बात और बताता हूं, जैसे मान लीजिए ब्लैक कार है, अगर आपकी ब्लैक कार, काली कार, काली काली कार, ठीक है, तो काली कार की छत बहुत गर्म हो जाएगी गर्मी में। अगर आप काली कार की छत को यूं देखोगे थोड़ा सा अपने लेवल पे लाके, जैसे छत है तो अपनी आंखों को उस लेवल पे लाके देखोगे, तो कार के पीछे का जो माहौल है थोड़ा सा वेवी वेवी लगेगा, वैसे ही जैसे हलवाई की कढ़ाई की वजह से लगता है। रीजन वही, क्योंकि जस्ट ऊपर जो छत के ऊपर जो हवा है, एयर है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो पीछे से आने वाली एयर क्या हो रही है? कंफ्यूज हो रही है। बोलो ये जो कुछ ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, बोलो ये कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आए कि नहीं आए? 11th का भी होगा रंजन उसमें। अरे सिर्फ 12th के क्वेश्चंस क्यों होंगे? नीट 2026 में 11th भी तो आएगा, ऑब्वियसली 11th के क्वेश्चंस भी होंगे, नो डाउट, है ना रंजन सिंह? ठीक है बॉस। खोया वाले समोसे पसंद है हृदेश। यार खोया वाला समोसा मैंने खाया नहीं है, मैंने आलू का समोसा तो खाया। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ओके, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, यस यस। ट्विंकल हमारी कॉलोनी में रहती है, तो मैं बताना ही भूल गया, सही कह रहे हो, ठीक है। आप भी मैम की तरह प्यारे हो। बनारस की कचौड़ी, बचपन का डाउट आज क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपको उसको सिमुलेशन से भी दिखाने की कोशिश करूंगा किसी दिन। कढ़ी समोसा, यस, छोले समोसा। हम किसी को जानते हैं उनके पास काली कार है, फोक्सवैगन की, अच्छा ऐसा, ठीक, मतलब एग्जैक्टली काली तो नहीं है, हल्का सा, मतलब उसमें ब्लू का टोन है, हल्का सा ब्लू का टोन है। चलिए, तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड की बात करते हैं। कार वैसे बहुत प्यारी है यार, ये जो वर्टस जो कार है बहुत प्यारी है, बहुत तगड़ी तगड़ी स्पीड पे चली जाती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्पीड पे चलाता नहीं हूं। मैंने मुश्किल से मुश्किल जो है ज्यादा मैंने टच नहीं किया, 108 110 ही टच किया, उससे ऊपर मैं गया नहीं, क्योंकि अक्सर अक्सर क्या, ज्यादातर वो भी जब टच किया तो वाइफ साथ में बैठी हुई थी, क्योंकि मैं अकेले कभी ज्यादा सच बाहर निकलता नहीं हूँ, ठीक है। और जब साथ में लोग हो, फैमिली हो, तो फिर तो इतना तेज चलाने का कोई मतलब नहीं। तो एक बार टच किया था 108 110, लेकिन एक मित्र हैं उनके पास भी सेम कार है, उन्होंने बताया था मुझे कि इसको मैंने 208 210 एक्सप्रेसवे पे टच किया था, और ये हो भी जाती है, वर्टस इतनी चली भी जाती है 208 210 पे आराम से चली जाती है। लेकिन भाई मैं ऐसा रिस्क लेता नहीं हूं,
क्योंकि गुरुजी को कुछ हो गया तो फिजिक्स कौन पढ़ाएगा फिर तुमको, है कि नहीं। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड यानी कि हीरे की चमक, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे की चमक। अब सुनो, यहां पे आपको दिख रहा है ये हीरा खदान में से निकलता है, हीरे की माइनिंग होती है, इसको इसकी खदान से निकाला जाता है, और जब इसको निकाला जाता है तो ऐसा नहीं निकलता है, ये तो इसका फाइनल रूप है। खदान से ये काफी अनपॉलिश्ड सा निकलता है। हीरे को तराशा जाता है, हीरे कहते हैं ना कि हीरे को तराशा जाता है, तो तुम लोग को भी हम तराश ही तो रहे, तुम भी तो हीरे हो, तुम्हें तराश रहे हैं हम, सही बात है। तो जब हीरे को तराश दिया जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है, उसकी कीमत हीरे की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यस सर। तो ये इतना ऐसा चमचमाता हुआ हीरा क्यों दिखता है, ब्रिलियंस बोलते हैं, चमक, इतना चमचमाता हुआ क्यों दिखता है। इसके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, जो भी लाइट रे इस पे फॉल करती है तो होता क्या है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है, म्यू डायमंड इज वेरी हाई। कितना, अप्रोक्सीमेटली 2.42, क्योंकि इसका म्यू बहुत ज्यादा है, बाहर एयर है, अंदर डायमंड है, बाहर एयर है, तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है, बहुत ध्यान से सुनना, साइन थीटा सी इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से सुनना, मजे की बात, पूरा इसके पीछे की फिजिक्स बताता हूं, उसके बाद ताबड़तोड़ अपन क्या शुरू करेंगे, प्रिज्म शुरू करेंगे। साइन थीटा सी क्या हो गया मुन्ना, म्यू आर बाय म्यू डी। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि म्यू आर जो है वो कितना है, 1 है, यानी कि बाहर से, मतलब समझना, एक बार तो लाइट रे अंदर एंटर हो गई, बस एक बार लाइट रे अंदर एंटर हो जाए, एक बार लाइट रे अंदर एंटर हो जाए तो उसके हर कट पे लाइट का टीआईआर हो जाएगा, इसके हर कट पे, हीरे के हर कट पे लाइट का टीआईआर हो जाएगा। कैसे होगा सुनना, साइन थीटा सी हो गया म्यू आर बाय म्यू डी, तो लाइट रे जैसे एक बार अंदर एंटर हो गई, बस यहां पे टीआईआर नहीं हो रहा, एक बार अंदर एंटर हो गई तो अंदर डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है, अब ये आएगी तो डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही है तो टीआईआर होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, म्यू आर हो गया 1, म्यू डायमंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि म्यू डायमंड बहुत ज्यादा है तो साइन थीटा सी बहुत कम है। म्यू देखो उल्टा रिश्ता है, म्यू डायमंड जितना ज्यादा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल उतना कम, और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल जितना कम उतना ही कम क्रिटिकल एंगल भी। समझना प्यारे हो, समझना प्यारे हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। साइन थीटा सी, म्यू डी जितना ज्यादा साइन थीटा सी की वैल्यू भी इतनी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जी गुरुजी, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यस सर। साइन थीटा सी की वैल्यू जितनी कम, जितना कम थीटा उतना कम साइन, तो साइन थीटा सी कम मतलब थीटा सी कम, मतलब जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा कम क्रिटिकल एंगल। म्यू की वैल्यू, म्यू ऑफ डायमंड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, और क्रिटिकल एंगल इतना छोटा है कि कोई भी आती जाती लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस टीआईआर करवा देता है। क्रिटिकल एंगल इतना छोटा है इसका कि कोई भी एरी गैरी आती हुई लाइट, कोई भी एरी गैरी आती हुई लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि कोई भी एरी गैरी आती हुई लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे तो बड़ा ही होगा, इतना छोटा है। तो ज्यादातर एक बार लाइट इसमें एंटर कर गई, एंटर करी जाएगी, एक बार एंटर कर गई, क्योंकि एंट्री पे तो टीआईआर होगा नहीं, क्योंकि एंट्री पे तो रेयर से डेंसर में आ रही है। तो ये डायमंड भी कहता है कि बेटे आओगे तुम अपनी मर्जी से, लेकिन बाहर जाओगे। डायमंड भी लाइक बेटा आओगे अंदर अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे बाहर हमारी मर्जी से, ऐसा डायमंड कहता है लाइट रे जो एक बार एंटर हो जाती है। तो इसका जैसे मान लो अंदर एंटर हो गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, बहुत ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये। तो अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है इतना छोटा। कोई चीज अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो ज्यादातर एंगल, कोई एंगल क्रिटिकल एंगल इतना छोटा हो जाएगा तो ज्यादातर आने जाने वाली लाइट रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से बड़े ही होंगे, जिस वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा। एक्चुअली इससे कंफ्यूज मत होना, ये बस ये एंगल कुछ एक्चुअली में नहीं है, ये नॉर्मल है, बस ये बता रहा है कि क्रिटिकल एंगल अगर इतना बड़ा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, बस। तो टीआईआर हो जाएगा, और टीआईआर होता रहेगा अलग अलग सरफेसेस पर। तो जितना लाइट रे अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, खट 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 खट, जितना लाइट अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, जितना लाइट का अंदर टीआईआर होगा, उतना ही चमकता हुआ हीरा हमें दिखाई देगा। तो इसके पीछे का रीजन है टीआईआर, और उसके पीछे का रीजन है कि टीआईआर क्यों हो रहा है कि म्यू डायमंड बहुत ज्यादा है, म्यू डायमंड बहुत ज्यादा है, साइन थीटा सी कम है तो थीटा सी बहुत कम है। क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, क्रिटिकल एंगल इतना स्मॉल है कि एरी गेरी कोई भी लाइट रे आती है किसी भी कट पर, इसके किसी भी सरफेस पर अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाती, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है,
उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, उसका टीआईआर हो जाता है। तो अंदर वो भटकती है, खूब उसका टीआईआर होता है, जिस वजह से मुन्ना हम बोलते हैं कि हीरा, हम बोलते क्या, दिखाई देता हमको कि हीरा बहुत ज्यादा चमक रहा है। लू में भी ऐसा ही होता है, यह सत्य सही, बिल्कुल। हसनप्रीत ने लिखा, आप कितने अमीर हो, इतना बड़ा हीरा जड़ दिया स्क्रीन में, देख लो अब आप। और बाकी मेरे पास इतने सारे हीरे जैसे स्टूडेंट हैं, तो वैसे ही मैं अमीर हो गया नहीं? ओए भैया बोलो, क्लियर है, मजा आया? हाँ यस बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। थैंक यू बेटा पूनम। पर अभी आइसक्रीम सर्दी में? निम्बुड़ा जी के बेटे का नाम बताऊंगा, बहुत अति शीघ्र बताऊंगा मैं, न्यूंडा जी के बेटे का नाम। नहीं नहीं, सोर्स ऑफ लाइट कैसे यूज होगा बेटा, सोर्स ऑफ लाइट थोड़ी है, ल्यूमिनस बॉडी थोड़ी है। अच्छा तो अब हमारा इसका टीआईआर का खेल खत्म। एक मीम दिखाता हूं मैं आपको, एक मीम दिखाता हूं, देखो एक मीम दिखाता हूं, आजकल बड़ा चल रहा है। ये देखो, टीआईआर का खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। देखा कि नहीं? खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। अरे यार चैट रुक गई यार, मुझे तुम्हारे रिएक्शंस देखने दे, ठीक है? मेरे को बहुत फनी लगा है। चलो खेल खत्म, टीआईआर का खेल खत्म, खेल खत्म बेटा, ठीक है? एक्सप्रेशंस बेहतरीन है भाई, ये जो पवन सिंह है इनके एक्सप्रेशंस बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? चलो 4000 पूरा वसूल, अरे वसूल तो असली। तो टीआईआर का खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। प्रिज्म की बात करते हैं, आजा आजा बात करते हैं प्रिज्म की। मैं सोच रहा हूं ऐसे ही माहौल पूरा वेवी होता रहेगा, ऐसे मीम्स में लाता रहूं, ठीक है? अरे देश भाई, खेल खत्म, वाह शैम्पी वाह, वाह शैम्पी वाह। चलो आ जाओ बेटा। पूनम में कोल्ड ड्रिंक पिया करता था सर्दियों में, बहुत पहले की बात है, ठीक है? जमीन पे पैसा गिरा और सिद्धार्थ सर है हमारा हीरा। ओ भाई तो राइमिंग हो गई नहीं? चलो चलो आओ भाई आओ, सुनो, ये प्रिज्म हमें नहीं देखने वाले, हमारे काम का प्रिज्म ये है। ये बहुत दुनिया में बहुत तरह के प्रिज्म आते हैं भाई, कोई ऐसे ही थोड़ी है यार, तुम क्या हल्के में ले रहे हो प्रिज्म को? तुमने स्कूल में भी देखा होगा प्रिज्म। मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन एक ऑर्डर कर दूं प्रिज्म और फिर आपको दिखाऊं, ठीक है? देखूंगा वो कब तक आ रहा है, समझना, ठीक है? तो प्रिज्म बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है। अब आप कहोगे ट्रायंगुलर क्यों है? ध्यान से देख, इसका जो चेहरा है, फेस है, ट्रायंगुलर है कि नहीं? हाँ, ये सब नहीं पढ़ना अपने को, तो हमें पढ़ना है मुन्ना ट्रायंगुलर प्रिज्म। बहुत प्यारी चीज है, बहुत सिंपल सिंपल से इस पे सवाल बनते हैं, और ये कोई बहुत खास ज्यादा बड़ा नहीं है ना, मतलब छोटा सा ही एक टॉपिक है, सब टॉपिक बोल लो किसका, ये इसका, इस चैप्टर का ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी ट्रायंगुलर प्रिज्म को आप देखो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो कितने फेसेस है इसके? एक आगे ट्रायंगल, एक पीछे ट्रायंगल, दो ट्रायंगुलर फेसेस है ट्रायंगुलर प्रिज्म। दो कितने फेसेस है मुन्ना? दो ट्रायंगुलर फेसेस है, दो ट्रायंगुलर फेसेस है ना बेटा? दो कैसे फेसेस है बेटा? ट्रायंगुलर फेसेस। और तीन रेक्टेंगुलर फेस है। अब आप खुद सोचो कि ये वाला जो फेस है बेटा, ये वाला जो फेस है बेटा, ये वाला, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। ये वाला जो फेस है ये ट्रायंगुलर थोड़ी, ये तो रेक्टेंगुलर है। हाँ सर, ये तो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है, यस सर। और ये जो फेस है ये भी रेक्टेंगुलर है। एक और दिखा देता हूं, ये वाला जो फेस है पीछे, ये वाला, ये भी रेक्टेंगुलर है। तो तीन फेसेस हैं रेक्टेंगुलर और दो फेसेस हैं ट्रायंगुलर। अच्छा, तो क्या पेपर में हमें तीन रेक्टेंगुलर फेसेस, सुनना, तीन रेक्टेंगुलर फेसेस और दो ट्रायंगुलर फेसेस, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। क्या हमें पेपर में इतना महंगा, इतना गंदा सा डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा? अजी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहां से देख रहे हो, अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो, इस प्रकार से ऐसे खड़े होकर देख रहे हो,
तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। अच्छा, रियल लाइफ में जो लाइट रेज आएंगी, अंदर रिफ्रेक्ट होंगी, बाहर जाएंगी, वो होंगी, लेकिन आप इसके सामने खड़े हो, इसको साइड से देख रहे हो, तो आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है ना, सिर्फ एक ट्रायंगल बनाएंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म के नाम पे। तो अब हम प्रिज्म कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। अब ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, सर क्या आप स्वयं के अपने इन दो दो पर्सनल हाथों से ये डायग्राम बनाओगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, ये मैं पर्सनल डायग्राम, मतलब ये डायग्राम मैं पर्सनली अपने हाथों से बनाऊंगा, अपने पर्सनल हाथों से बनाऊंगा। अभी आप टेंशन मत लो, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो प्रिज्म है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं। देखो यार, मतलब ये तो ऐसे ही, तो जस्ट फॉर फन, इसमें ये प्रिज्म थोड़ी है, प्रिज्म ये है, ये तो ऐसे ही जस्ट फॉर फन लगा रखा है ना, कंफ्यूज मत होना। पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया चश्मा, अच्छा लगा मुझे इसलिए लगा दिया, ठीक है। खैर, तो ये इस तरीके से प्रिज्म होता है। और सर ये जो ऐसे ये रेनबो जैसा दिख रहा है यार, ये क्या सौदा है? ये जो रेनबो जैसा दिख रहा है, रेनबो जैसा नहीं दिख रहा, व्हाइट लाइट टूट रही है, उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस एक प्रिज्म का ऐसे फोटो बना रखा है, ठीक है। अब सुनना, अब सर जी आप कह रहे हो कि आप अपने पर्सनल हाथों से डायग्राम बनाओगे? जी हाँ बिल्कुल। तो अब हम प्रिज्म जो बनाएंगे ना बेटा, वो हमेशा कैसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। रियलिटी ये बोलती है कि वो जो प्रिज्म होगा वो पीछे इस तरीके से होगा, समझना। अच्छा, ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में वैसे 3D डायग्राम ना बनाते हुए सिर्फ एक ट्रायंगल बना देते हैं। ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, बेहतरीन सर जी, ठीक है। अब सुनो, तो यहां पे हमने क्या किया, ये प्रिज्म है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा प्रिज्म है, बहुत एकदम मतलब नटखट सा प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है? नटखट प्रिज्म है, बहुत नटखट है, ठीक है, बहुत नटखट है यार। नटखट से मुझे एक चीज याद आई, बचपन में ऐसे वो पफ टाइप आया करते थे खाने के। एक तो ओएस आपने सुना होगा, ओएस अभी भी आते हैं, ओएस अभी भी आते हैं, और एक और आते थे नटखट नाम से आते थे, अगर आपने कभी खाए हो तो। अभी भी शायद मिलते हैं दुकान पे, मेरे को दिखे तो नहीं काफी टाइम से। नटखट ऐसे बहुत मसालेदार पफ्स होते थे, बहुत मतलब मजा आता था। नटखट, नटखट से मुझे याद आया, है ना। तो हो सकता है आपने भी कभी नटखट खाए हो लाइफ में। तो देखो इधर, तो यार यहां पे अपन प्रिज्म बना रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, इस टॉप वाले एंगल को बोलते हैं ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तो एबीसी वाला ए है, और ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, मतलब ये भी एबीसी वाला ही है ऑब्वियसली सर, लेकिन ये एंगल बता रहा है ना, ये एंगल बता रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ए जो है कैपिटल ए, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, या प्रिज्म एंगल आप बोल लो, या एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, या इसको एपेक्स एंगल भी बोला जाता है। एपेक्स एंगल बोलो या एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो या प्रिज्म एंगल बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया प्रिज्म का एंगल, ये ठीक है। ऑब्वियसली आपको कई दफे बोलेगा कि इक्विलेटरल प्रिज्म, तो इक्विलेटरल प्रिज्म क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कभी आपको ऐसे पेपर में बोले इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। इक्विलेटरल प्रिज्म कभी दे दिया तो सबको समझ में आता है। अभी उस डायग्राम पे मैं वापस आऊंगा। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है कि बेटा जी सारे एंगल बराबर 60, सारी साइड्स बराबर, ये तो सारे एंगल बराबर 60 60 60। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब याद रखिएगा, ओके। खैर, लेकिन जरूरी है क्या कि हर प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो मेंशन करेगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, गला सूख गया है। अरे यार, ये इसने वाइफ ने वो दिया था, ये गर्म पानी भी भर के दिया है, देखो इसने वाइफ ने। तो ये मैं गर्म पानी पी लेता हूं भैया। उसने कहा था, अच्छा वो मुझे याद है, उसने कहा था कि क्लास खत्म होते से ये पानी भी मुझे खत्म मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये टम्बलर भी वही लाई थी मेरे लिए, स्टारबक्स का, बड़ा प्यारा सा टम्बलर है, ये भी उसने गिफ्ट किया था मुझे। चलो, तो गर्म पानी पी रहा हूं मैं, इसमें गर्म पानी है। ऑल्दो गर्म पानी पीना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आओ वापस बैक टू दिस, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल। अब इस फेस पे लाइट आ रही है, इस फेस पे लाइट गिरती है, मान लीजिए इस फेस पे लाइट गिरती है, ऐसे गिरी, ठीक है, मान लो। तो ये आ गई इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब जो नॉर्मल बनता है वो तो सरफेस के नॉर्मल बनता है ना, सरफेस ये रहा। तो इस सरफेस के नॉर्मल में कैसे बनाऊंगा भाई? सरफेस के नॉर्मल आप ऐसे बनाओगे सर, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। यस सर, तो सरफेस के नॉर्मल आप ऐसे बना लो। नीले कलर से बनाए क्या? नहीं, पिंक से बना लेते हैं, पिंक से बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। और ये जो नॉर्मल है, ये किसके नॉर्मल है मुन्ना?
ये जो नॉर्मल है ये किसके नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये किसके नॉर्मल है, ये नॉर्मल है 90 डिग्रीज, है ना, मतलब इस सरफेस के नॉर्मल है, समझ गए सर, ये नॉर्मल बना दिया। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये म्यू ऑफ प्रिज्म होगा, कुछ मुझे क्या पता कितना है, बस होगा म्यू प्रिज्म, मैंने बोल दिया म्यू प्रिज्म, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो अगर तो मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधे जाती, लेकिन जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी समझ गए क्या, हाँ सर, कुछ ऐसे, कुछ यूं, ये ऐसे जाती सीधे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड, ऐसी एकदम ऐसी इसके बेस के पैरेलल नहीं हो जाएगी, इस तरीके से कुछ चली जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, समझ गए सर, बहुत बढ़िया। ये ऐसे आई, ऐसे अंदर रिफ्रैक्ट हो गई, है ना, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, ओके। अब ऑब्वियसली ये सरफेस के लिए नॉर्मल है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 हमने नाम दे दिया। अब सुनो, अब एक काम और है, क्या, ये लाइट रे अब इस फेस पे जा रही है, और ये फेस जो है कैसे काम कर रहा है, जैसे ये वाला फेस दो मीडियम्स के लिए बाउंड्री की तरह काम कर रहा था, वैसे ये वाला फेस दो मीडियम्स के लिए बाउंड्री की तरह काम करेगा, फिर से बनाया जाएगा बेटा नॉर्मल, फिर से बनाया जाएगा बेटा नॉर्मल, कुछ इस तरीके से फिर से बनाया जाएगा बेटा कुछ नॉर्मल, समझना है इसे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। एक सेकेंड, इस नॉर्मल को थोड़ा छोटा कर दे और इस नॉर्मल को भी थोड़ा सा छोटा कर देते, ऐसा, तो ये नॉर्मल बना दिया, एक और नॉर्मल बना दिया, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल बना दिया। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, इस सरफेस के लिए लाइट रे आ रही है, लाइट रे जा रही, तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्टेड है, और इस सरफेस के लिए, समझना बहुत ध्यान से, समझना बहुत ध्यान से, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और जो बाहर जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, और वो बाहर जो चली जाएगी। अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है, तो अगर कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधे जाती, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती है तो क्या हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, रेयरर से डेंसर में क्या हो रहा था, रेयरर से डेंसर में क्या हो रहा था, नॉर्मल की तरफ, और अब डेंसर से रेयरर में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना। ये भी है तो रिफ्रैक्टेड ही, लेकिन क्योंकि ये निकल गई है ना किससे, प्रिज्म से, तो इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अच्छा, तो इस पॉइंट के लिए ये आती हुई रे और ये जाती हुई रे, मतलब आती हुई रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट के लिए जाती हुई रे, तो जाती हुई रे जो एंगल बनाएगी इस नॉर्मल से वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। बहुत ध्यान से अब मेरी बात सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं पर्सनल हाथों से डायग्राम बना रहा हूं, और क्या आप पर्सनल हाथों से रफ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो डेली मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा, डेली रफ वर्क करके, और डेली कमेंट में लिख के कि सर रफ वर्क डन, क्वेश्चन प्रैक्टिस डन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट के लिए बेटा ये वाला जो पॉइंट है, अब ये वाला जो पॉइंट है, समझना बहुत ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये लाइट रे आ रही है और इस पॉइंट के लिए लाइट रे जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस एंगल को R2 बोल देते, इस एंगल को क्या बोल देते मुन्ना, R2, इस एंगल को R2 बोल देते, और ये वाला जो एंगल है, ये इसको E बोल देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है सर। तो एंगल I क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R क्या हो गया, सॉरी एंगल E क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब वो बाहर निकल रही है इसलिए ये भी एक प्रकार का, नहीं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही, एंगल ऑफ इमरजेंस। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ए क्या होता है वो मैंने आपको बता दी। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, हाँ सर आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, बहुत मजे की चीज, एक छोटा सा रिलेशन, ये नॉर्मल है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यस सर बिल्कुल, ये देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से नॉर्मल है, यस सर, ये इस तरीके से क्या है मुन्ना, नॉर्मल है, यस सर। तो 90 है, ये R1 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस R1, कितना हो गया 90 माइनस R1, यस सर। ये नॉर्मल है इस सरफेस के, ये सरफेस है और ये इसके लिए नॉर्मल है, यस और नो, यस सर। तो ये 90 R2 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस R2, समझना 90 माइनस R2। तो अब आपको एक रिलेशन मैं बताता हूं बहुत बेहतरीन, ये तो R1 हो गया, R2 हो गया, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस R1, ये पूरा 90 है, ये R2 है तो ये 90 माइनस R2। अब एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है इस तरीके का, हाँ सर, इसमें 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, हाँ सर दिख रहे हैं, दिस, ये 3 एंगल दिख रहे हैं, जी गुरुजी बिल्कुल सर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब ये एंगल तीनों का सम 180 होगा, इसका A प्लस इसका 90 माइनस R1
प्लस इसका 90 माइनस R2, इन तीनों का सम 180 होगा। यस सर, 90 90 180, 90 90 180, 180 शहीद हो गया। A इक्वल्स टू माइनस R1 उधर R1, माइनस R2 उधर R2, तो A हो गया कितना, R1 प्लस R2। ए हो गया R1 प्लस R2। ये रिश्ता क्या कहलाता है, R1 R2 और ए में रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता, आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए। कैसे आए जरूरी नहीं याद रहे, और ये पता होना चाहिए कि अगर ये R1 है और पता होना चाहिए ये R2 है। ठीक है, समझ में आ पा रही बात। अच्छा, आप भले ही डायग्राम में ये सब मत बनाओ 90 माइनस R1 90 माइनस R2, लेकिन ये इतना भी बनाओगे तो चलेगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, डिराइव करवा दिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ बेटा, यहां तक का डिस्कशन सारे प्यारे बच्चों को समझ में आया? खटाखट फटाफट सटासट जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। बहुत मजे की बात, बहुत मजे की बात। ठीक है, चलो, यहां तक की बातचीत क्लियर है सबको? यहां तक की बातचीत क्लियर है बेटा सबको? हाँ, वो भी है ना, कृष का गाना सुनेगा। यस, अभी भी नटखट आता है 5 रुपए में, मैं भी खाती हूँ, गुरलीन लिख रही है। अरे वाह यार, अभी भी आते, मुझे नहीं पता था। बेचैन दिल को करार आ गया, बहुत बढ़िया। आप भी सीरियल देखते हैं? यार छोटा था बचपन में तो मम्मी देखती थी तो देख लेता था। अभी भी कभी मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, मम्मी कोई सीरियल देख रही है तो देख लेना। नटखट गुरुजी, चटपट नटखट। हाँ, मैम ने प्यार से धमकी दी, बिल्कुल। रोहित कह रहा है, रोहित कह रहा है कि आपके हेयर्स का, अच्छा इस हेयर्स का कि इस हेयर्स का, क्योंकि जब भी हेयर की बात होती है तो मुझे ये ज्यादा जहन में आता है। अच्छा इनका, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है रोहित, फिर ठीक है। रोहित कह रहा है कि आपके हेयर्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड से भी ज्यादा, तभी तभी एकदम जो है शाइन करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। बाकी कोई हेयर की बात करता है तो मुझे ये वाले हेयर याद आ जाते। चलिए, तो यार भैया जी, हाँ सर ये हो गया। अब मैं इस डायग्राम को कॉपी कर रहा हूं और सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं। अब मैं यहाँ पे हटा रहा हूं क्योंकि पिछले डायग्राम में मैंने बता दिया, और एज सच मुझे इस 90 डिग्री की भी एज सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि R1 ये हो गया R2। ठीक है, ये एंगल I एंगल E सब समझ में आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। एक रिश्ता और आप याद रखें तो बहुत बढ़िया होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या ये लाइट रे डेविएट हुई है? यस। ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाती है, आप खुद मुझे बताओ। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाती है, आप मुझे बताओ। सीधे चली जाती है ऐसे? हाँ सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। कैसे? ऐसे चले जा, अगर ये प्रिज्म में हटा दूं तो जो लाइट रे ये ऐसी चली जाएगी? यस सर। अब ऐसी जाती अगर ये प्रिज्म नहीं होता, लेकिन ऐसे जा रही है, तो उसको हल्का सा पीछे देखो, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे जाती अगर प्रिज्म नहीं होता वर्सेस जैसे जा रही है के बीच का एंगल, यही एंगल ऑफ डेविएशन है। यही क्या एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा, तो मैं इसको हल्का सा पीछे अगर एक्सटेंड करूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि यार ये ऐसे जाती लेकिन ऐसे जा रही है, तो ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है समझना, ये ऐसे जाती लेकिन ऐसे जा रही है। डॉटेड लाइन थोड़ा सा ऐसे मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया समझाने के लिए। तो यही एंगल जो है, यही एंगल ऑफ डेविएशन है। यही जो एंगल है, आप इसको डेल्टा बोल लो, ये बोल लो, ये बोल लो, ये बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है। अरे मैं आपसे बोलूं ये एंगल कितना है 30, अगर तो ये भी 30, ये भी 30, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। हाँ सर ठीक है ना। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। कैसे डेविएट हो गई? क्लॉकवाइज, ऐसे जाती लेकिन ऐसे जा रही। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके बॉस, बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात जहन में रखनी है अपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो कि आगे बहुत काम आएगी। डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ए। ज्योमेट्री से आ जाता है, सच इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब डेरिवेशन की, लेकिन इसको रिजल्ट को याद रखे। डेल्टा इक्वल्स टू, ये किस किस में रिश्ता है? रिश्ता बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा। ऑब्वियसली आप चाहें तो एक ही वैल्यू रख सकते हैं, R1 प्लस R2, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज आप जहन में रखें। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे जा रही होती लेकिन अभी ऐसे जा रही है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, देख लो इसको फटाफट से, देख लो इसको फटाफट से। मेरे शरीर को जो है गर्म पानी पीने की बिल्कुल हैबिट नहीं है, तो मेरा शरीर, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से रेजिस्ट कर रहा है कि भाई गर्म पानी मत ही पी दो, और बिल्कुल हैबिट नहीं है मेरे को गर्म पानी पीने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है, शरीर ऐसा इशारा कर रहा है, तो मैं शरीर की एक नहीं सुनूंगा और थोड़ा सा गर्म पानी पी लूंगा। तब तक आप ये रिजल्ट याद रख लीजिए।
ये रिजल्ट याद रख लीजिए फटाफट से, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी वो आदत छूट चुकी है ग्रीन टी वाली, जो अर्जुन और फाइटर में मैं ग्रीन टी पिया करता, वो आदत भी छूट गई है। चलो फिनिश तो करना ही है, नहीं तो आपको पता ही है क्या हो सकता है। डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। अब सुनो आगे चलो, मस्ती मजाक चलती रहेगी। क्या क्या याद रख लिया? ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, पता होना चाहिए। डेल्टा आई और ई में, और डेल्टा आई ई और ए में रिश्ता डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। तुमने कहा ठीक और मैंने भी कहा ठीक, बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, एक चीज बहुत बढ़िया सी मैं आपको डिराइव करवा के दूंगा, ठीक है। सुनना, रुकना 2 मिनट, 2 मिनट रुकना बस, ठीक है सर, जैसा आप बोले रुक जाएंगे बिल्कुल। कुछ चीजें मैं आपको अभी करवाना चाह रहा हूं, करवा दीजिए सर। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। आओ बेटा देखो, यहां पे एक मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली इस, ये प्रिज्म चल रहा है, प्रिज्म के इस सब टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। यानी आप चाहते हो कि जो डेविएशन हो रहा है, कहां गया भैया जी डेविएशन, कहां गया भैया जी डेविएशन, सर जी जो डेविएशन हो रहा है ये हम चाहते हैं कि मिनिमम हो, तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। मैं आपको एक डेरिवेशन भी करवाऊंगा कि मिनिमम डेविएशन जब होगा तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। अभी पहले कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, बाद में जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ डेविएशन का वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बनवाऊंगा तो वहां पे लॉजिक समझ में भी आएगा उसके पीछे। अभी के लिए आप एक बात याद रखें कि आप चाह रहे हैं कि डेविएशन कैसा हो, मिनिमम हो, डेविएशन कैसा हो, मिनिमम हो। तो सबसे 2 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है वो ये, एक मिनट ये ऐसे जाएगा, देखो चलो मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, और ये जो डायग्राम है इसकी मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने कॉपी किया। जब मिनिमम डेविएशन होगा, कैसा डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन, है ना, तब क्या होगा, मिनिमम डेविएशन में हमें क्या चीजें जहन में रखनी है। तो मिनिमम डेविएशन में हमें इक्का दुक्का चीजें जो जहन में रखनी है वो ये कि लाइट रे जो अंदर घुसेगी प्रिज्म में, जो लाइट रे अंदर प्रिज्म में घुसेगी वो बेस बीसी के पैरेलल होगी, बेस बीसी के पैरेलल होगी, समझना। जो लाइट रे एंटर होगी अंदर प्रिज्म में वो बेस बीसी के पैरेलल होगी और सब कुछ सिमेट्रिकल होगा। सब कुछ क्या होगा मुन्ना, सिमेट्रिकल होगा, सब कुछ सिमेट्रिकल होगा। 1 मिनट रुको, अगर आप इजाजत दो तो मैं इसको मिरर कर लेता हूं। वाह क्या सीन है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। तो थोड़ा सा भावनाओं को अगर आप समझो, थोड़ा सा भावनाओं को अगर आप समझो ना, कुछ तो समझो ना, ठीक है। तो ये जो लाइट रे जो अंदर एंटर हुई है ये बेस बीसी के पैरेलल है, ये मैं लिख भी दूंगा, और ये इमर्ज होगी इस तरीके से, और सब कुछ एकदम बहुत अच्छा सिमेट्रिकल हिसाब किताब बैठेगा। और हमें याद रखना है कि बेटा ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, R1 और R2 सेम हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस है ये भी सेम हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज भी सेम हो जाएगी। तो हमें क्या जहन में रखना है कि ये लाइट रे किसके पैरेलल होगी। सबसे पहले तो ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है जो अंदर आई है ये पैरेलल है बेस बीसी के, पैरेलल किसके पैरेलल है बेटा, पैरेलल है टू बेस, पैरेलल है किसके, पैरेलल टू बेस बीसी, पैरेलल टू बेस बीसी, बीसी बेस के पैरेलल है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और क्या पता होना चाहिए कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, एंगल R1 और एंगल R2 दोनों बराबर होंगे, और कितने हो जाएंगे, क्योंकि R1 और R2 दोनों का सम A होता है, और R1 और R2 दोनों बराबर हो गए। अरे R1 और R2 का सम A नहीं होता, अभी हमने देखा नहीं था, थोड़ी देर पहले डिराइव भी किया था, R1 और R2 का सम A होता है। अगर R1 और R2 दोनों बराबर हो गए, R1 और R2 का सम A और दोनों बराबर हो गए, तो A/2 हो जाएंगे। यस सर। तो मिनिमम डेविएशन के केस में कुछ चीजें आपको जहन में रखनी है कि एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा, और ये दोनों R1 R2 बराबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, A/2। और ये जो लाइट रे है बेस बीसी के पैरेलल हो जाएगी। जो लाइट रे है, जो लाइट रे है ये बेस बीसी के कैसी हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते, चलिए आगे चलते, ठीक है। अब इसी में बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेगा, तो डेल्टा जो हो जाएगा
वो मिनिमम होगा। इस केस में जो डेल्टा होगा ना बेटा, इस केस में जो डेल्टा होगा ना बेटा, वो कैसा होगा बेटा, मिनिमम होगा। इस केस में जो डेल्टा होगा ना बेटा, वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है सर, तो ये जो डेल्टा आप बोल रहे हो, ये डेल्टा मिनिमम होगा, यस। और डेल्टा का फॉर्मूला अपन लगाते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, और डेल्टा हमने बोल दिया हो गया मिनिमम, और आई और ई की वैल्यू सेम है तो ई की जगह भी आई पुट कर दिया, माइनस ए। समझना बहुत ध्यान से, ई की जगह ई और आई बराबर है तो ई की जगह आई पुट कर दिया, तो डेल्टा हो गया डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम माइनस से इधर आ गया प्लस से हो गया, माइनस से इधर आ गया प्लस से हो गया, उधर हो गया आई प्लस आई यानी 2। तो बेटा जी कितना हो गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, 2 नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओ, तो यहां पे एक नया फॉर्मूला निकल गया, इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ये तो आ ही जाएगा ना। डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए लगाया, मिनिमम के केस में, डेल्टा मिनिमम के केस में आई और ई बराबर हो जाते हैं, ए इधर आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए, आई प्लस आई, 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मुझे एक बात प्लीज बताओ कि यहां तक की बात एकदम क्लियर है, क्योंकि ये तो आपको, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, सीधी बात, नो बकवास, ये कंडीशन आप याद रखें। अब ये कंडीशन क्यों आई ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप कहोगे कि क्यों भाई, आप ये भी बोल सकते हो ना कि ये क्यों बराबर हो गए, आप कह सकते हो कि ऐसे कैसे बराबर हो गए, क्यों हुए बराबर, इसके पीछे भी साइंस है। उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंड इंसिडेंस एंगल। ठीक है, यहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निश्चिंत रहिए एकदम। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो सुनना, यहां पे आप कुछ कह रहे थे कि थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन करवाओगे, यस बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है, देखना। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि यहां तक की बातचीत एकदम क्लियर है, यहां तक की बातचीत एकदम क्लियर है। कल आप कितने बजे जा रहे हो, सुबह 8-9 बजे, यस महिमा बिल्कुल। अभी मैं एक डेरिवेशन करवाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिखा देता हूं, और वो फॉर्मूला कैसे है वो भी मैं डिराइव करवा दूंगा। कर दीजिए ना सर, कर दीजिए ना सर। ठीक है, ठीक, बढ़िया। अब सुन, एक फॉर्मूला है, सुनना ध्यान से। ये म्यू प्रिज्म हो गया और बाहर जो है वो सराउंडिंग है, ये म्यू प्रिज्म हो गया और बाहर जो है वो सराउंडिंग है ना, बाहर जो है वो सराउंडिंग है। एक फॉर्मूला है जो हमें याद भी रखना है और मैं अभी डिराइव भी करवाऊंगा। लेकिन अब मैं डिराइव करूंगा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि पेपर में हमें उसको डिराइव करना है, नहीं, पेपर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो ये पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद डेरिवेशन करवाता हूं इसका। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन को रिलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गंदा लग सकता है दिखने में, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए, ओनली फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। सबसे पहले आपको ये जहन में रखना है कि जो फॉर्मूला है ये किस केस के लिए है, ये है ओनली फॉर द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस के लिए ही है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। ओके, यहां पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग 99.99999999999999999999 टाइम्स म्यू सराउंडिंग एयर होगा तो म्यू सराउंडिंग 1 हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी मान लो कभी नहीं हुआ तो पता होना चाहिए, म्यू वैसे तो यूजुअली ना म्यू सराउंडिंग एयर ही होगा 1 के बराबर, तो म्यू प्रिज्म ही आएगा। लेकिन आप याद रखो म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, ये पूरे होल के नीचे 2 है और डिनोमिनेटर में साइन a/2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और इस 2 से इस 2 को शहीद कर देते हैं। इसको मैथ्स की हत्या बोला जाता है, वो भी दिन दहाड़े। और ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ पा रही बात? ठीक है सर, ये 2 इसके ब्रैकेट के अंदर, 2 इसके ब्रैकेट के अंदर, मैथ्स की हत्या नहीं करनी है। तो साइन हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अब ये आया कैसे हो मैं बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आप पेपर में उसको डिराइव करने लगोगे। इसको याद कर लो, मैं बताता हूं कैसे आया। याद करो पहले फटाफट से 2 मिनट, है ना, याद करो फटाफट से पहले 2 मिनट। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा मंडे को इस तरीके से फ्लाइट करवाई कि शाम की क्लास अपन ले पाए, तो मंडे को जब मैं आपसे मिलूंगा तो अपन प्रिज्म फिनिश करके आगे का जो पोर्शन है वो शुरू कर देंगे।
रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, यस, जिसमें अपन लेंस वेंस पढ़ेंगे वो सब अपन शुरू कर देंगे, और वो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस में लेंस और फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही बचता है, ठीक है। वो नहीं था ह्यूमन आई, वो ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन था वो रिमूव हो चुका है, इसलिए बस ह्यूमन आई वाला पोर्शन। खैर, इसको याद कर लिया, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। बहुत बढ़िया। अब ये कैसा है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये म्यू जो है वो म्यू सराउंडिंग हो गया, कोई इशू नहीं है, म्यू सराउंडिंग हो गया। अब स्नेहल्स लॉ अगर मैं लगा दूं, अब स्नेहल्स लॉ अगर मैं लगा दूं तो सुनना बहुत ध्यान से, अगर मैं स्नेहल्स लॉ लगा दूं और मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, और यहां से सारी चीजें हटा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे लिखी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्नेहल्स लॉ लगा रहा हूं किस किस, अरे स्नेहल्स लॉ लगा रहा हूं किस किस के बीच में, सुनना, स्नेहल्स लॉ लगा रहा हूं किस किस के बीच में, बहुत ध्यान से सुनना। इस पॉइंट पर स्नेहल्स लॉ लगा रहा हूं, इस पॉइंट पर स्नेहल्स लॉ लगा रहा हूं, यानी कि स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, ठीक है। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। थोड़ा सा इसको ट्रायंगल को छोटा भी कर लेंगे, डायग्राम को छोटा कर लेंगे, हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। और थोड़ा साइड में खिसका लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। या इधर खिसका लेते हैं, इधर खिसका लेते हैं, राइट खिसका लेते हैं, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, राइट चलो, बस बस रुक जाओ, कहां जाओगे? ताजमहल है आगे। चलो देखो, तो अब सुनो मेरी बात। अरे बेटी पुष्पा, कहां जा रही है अपने गधे पे बैठ के? ताजमहल है आगे, देखो इधर। तो यहां पे मैं स्नेहल्स लॉ लगा दूंगा, ठीक है, अप्लाइंग स्नेहल्स लॉ यानी स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब सुनिएगा बेटा, म्यू सराउंडिंग साइन आई, म्यू सराउंडिंग को पूरा नहीं लिखूंगा, म्यू एस लिखूंगा, इनटू म्यू सराउंडिंग इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म इनटू साइन R1, यस सर, म्यू प्रिज्म इनटू साइन R1। तुमने कहा ठीक, मैंने हाँ स्नेल्स लॉ लगा दिया यहां पर, यस और नो, यस सर। इस तरीके से इस पॉइंट पर आपने क्या लगा दिया मुन्ना? स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो म्यू सराउंडिंग इनटू साइन आई इक्वल्स टू, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो म्यू सराउंडिंग इनटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म इनटू साइन R1। बहुत बढ़िया। अब मैं काम करूंगा, साइन आई इधर लिखे रह दूंगा, साइन R1 नीचे ले जाऊंगा, साइन R1 नीचे ले जाऊंगा, ये आ गया म्यू प्रिज्म, ये आ गया म्यू प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग नीचे ले जाऊंगा, ये आ गया म्यू सराउंडिंग, म्यू प्रिज्म इधर ही रहने दिया, म्यू सराउंडिंग नीचे, साइन आई इधर ही रहने दिया, साइन R1 नीचे। अब मुझे पता है कि मिनिमम डेविएशन के केस में R1 की वैल्यू a/2, अंजलि R1 की वैल्यू a/2 है, और I की वैल्यू, मुझे R1 की वैल्यू भी मालूम है बेटा, मुझे R1 की वैल्यू भी मालूम है, मुझे R1 की वैल्यू भी मालूम है, कितनी? R1 की वैल्यू a/2 है, और मुझे I की वैल्यू भी मालूम है बेटा, कितनी है? I की वैल्यू मालूमात होती है, I की वैल्यू हमें मालूमात होती है, I की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, यस सर। तो I की वैल्यू भी हमें पता है, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, यस सर, ओके। तो वैल्यूज पुट करते हैं, साइन आई की जगह क्या लिखा? साइन आई की जगह क्या लिखा? आई की जगह क्या लिखा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, है ना बेटा? हाँ सर, आई की जगह लिखा डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय डिवीजन में क्या आ गया बेटा? R1 की जगह लिख दिया a/2 साइन a/2, वाह क्या सीन है, साइन a/2 इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग, वेल डन, वेल डन, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग, हेंस प्रूव्ड। 5 में से 5 नंबर टीचर खुद घर आएंगे तुम्हें ढूंढते हुए, तुम्हारा पता पूछेंगे और कहेंगे कि वो हाथ कहां हैं जिन्होंने ये डेरिवेशन किया है, वो हाथ हमें दिखाओ, वो हाथ हमें चूमने हैं जिसने भी ये डेरिवेशन किया है। क्या बात है, क्या मुजस्समा है, क्या कारीगरी है, हेंस प्रूव्ड। यहां पे स्नेहल्स लॉ लगाया, चीजों को इधर उधर किया, आई की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, पीछे जो मालूमात हुई थी वो आर की वैल्यू a/2, वैल्यू पुट कर दी, या तो गया ये वाला फॉर्मूला, कहां गया ये वाला? म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। देख लो, देखो वो आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया डेरिवेशन बेटे लाल। यस सर, बिल्कुल सर, डेरिवेशन हो गया। अब इस पे कुछ सवालात करेंगे अपन और आप उसके जवाबात दोगे। सर जवाबात जैसा तो कोई शब्द होता नहीं है। परसों क्लास होगी, बिल्कुल होगी। मेरे पास है प्रिज्म मुश्ताक। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। मौसम तो ऐसा हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। गोइंग वेयर? गोइंग नोएडा फॉर विजय दिवस। और ये विजय दिवस तो आप और मैं अलग अलग, मतलब दूर
दूर रह के मना रहे, लेकिन अगला विजय दिवस यानी रिजल्ट सेलिब्रेशन अपन साथ में मिलके बनाएंगे। हाँ सर, बात तो सही है, ठीक है। अगला रिजल्ट सेलिब्रेशन तो अपने को वैसे भी साथ में ही मनाना है, सेलिब्रेट करना है, ठीक है। 5 में से 6 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई, 5 में से 6। आपको हाफ टी शर्ट में ठंड नहीं लग रही? नहीं, अभी तो नहीं लग रही बिल्कुल भी, क्योंकि ये रूम में गर्मी हो जाती है, स्टूडियो में एसी चल रहा है 24 पे। स्कूल से चोरी कर लाए प्रिज्म, ये हुई ना बात। प्रैक्टिकल भी किया है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बेहतरीन। स्कूल से चुरा लिया प्रिज्म, अरे भैया स्कूल वाले ढूंढ रहे होंगे तुमको स्कूल वाले ढूंढ रहे होंगे तुमको, ठीक है। चलो भाई, हो गया सर, डन हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ सवालात करते हैं। ओके सर, देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई। मतलब एक चीज जहन में रखना, क्या एक नहीं, कुछ 2 3 4 चीजें जो हमारे जहन में होनी चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में सुनाई पड़ता है कानों में डेल्टा मिनिमम या मिनिमम डेविएशन, सबसे पहला सब कुछ सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्रिकल है। आई की वैल्यू ई के बराबर है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, आई की वैल्यू ई के बराबर है। ओके सर, R1 की वैल्यू R2 के बराबर है, दोनों A/2 हो गए, बहुत बढ़िया। जो अंदर जो लाइट रे होगी प्रिज्म के, वो बेस के पैरेलल होगी, बहुत बढ़िया। और एक रिश्ता याद रखना, म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ओके, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेल डन। अब आगे चलते, अब आगे चलते। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंटेड 45 डिग्रीज, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंटेड, अब सवाल सॉल्व करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंटेड 45 डिग्रीज ऑन द फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अच्छा, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं, और यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, और लाइट जो इंसिडेंट है 45 डिग्रीज पर, पासेस सिमेट्रिकली। ओ भाई, जैसे उसने बोल दिया पासेस सिमेट्रिकली, हमें समझ में आ गया कि पासेस सिमेट्रिकली का मतलब हो रहा है कि यहां पे डेल्टा मिनिमम यानी डेविएशन मिनिमम का केस है। ओके, सिमेट्रिकली पास हो रहा है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं पासेस सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल है ना। मामला कैसा है, मामला एकदम सिमेट्रिकल है ना। तो ये वर्ड मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल लिख दिया ताकि रिवीजन करते वक्त भी जहन में रहे, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब देख इधर, देख क्या लिखा हुआ है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन 45 डिग्री एट इक्विलेटरल प्रिज्म। बेटा इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या हुआ, सबको पता है बेटा। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब हुआ कि ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो आप उसको 1 मानोगे, यस सर। और एकदम हाईली क्या होगा बेटा, टकाटक सिमेट्रिकल होगा। हाईली एकदम क्या होगा बेटा, टकाटक सिमेट्रिकल होगा। जल्दी बोलो यस सर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस भी 45 होगा। और अपने को पता है कि R1 और R2 दोनों ही कितने होते हैं, A/2। ए हो गया 60, R1 हो गया 60/2 यानी 30, और R2 भी हो गया 60/2 यानी 30। क्योंकि मैंने बताया था कि जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो बेटेलाल क्या होता है, जल्दी बता, A/2 जाते दोनों 60/2, 30 और 30 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब यहां पे 2 ऑप्शन है, या तो आप स्नेल्स लॉ लगा लो, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा लो, म्यू सराउंडिंग आप 1 ले लेना, म्यू सराउंडिंग 1, म्यू सराउंडिंग इंटू साइन 45 इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म इंटू साइन 30, ऐसे भी आ जाएगा। या फिर सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन देखो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं सबसे पहले, ताकि आप डिसाइड करो कि आपको फिर वो कैसे करना है ना। यहां पे मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो मुझे वो वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी जो अभी मैंने गंदा सा एक फॉर्मूला निकाला था। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो फॉर्मूला ही मैंने स्नेल्स लॉ से निकाला था। तो वो जहां से आया है वो फॉर्मूला स्नेल्स लॉ, वही मैं लगा दूं तो मुझे म्यू प्रिज्म मिल जाएगा। कैसे, म्यू सराउंडिंग इंटू साइन ऑफ 45 इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म, म्यू प्रिज्म, एक मिनट, अरे क्या कर रहे हो सर, अरे क्या कर रहे हो सर जी, क्या कर रहे हो सर जी, क्या कर रहे हो, भावनाओं में भेजा रहे हो। म्यू सराउंडिंग 1 है, हाँ। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया तो म्यू सराउंडिंग इंटू साइन 45 इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म इंटू साइन 30। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, म्यू प्रिज्म निकालना है, म्यू सराउंडिंग हो गया 1, साइन 45 हो गया 1/√2, म्यू प्रिज्म निकालना है ना, यस सर, इंटू साइन 30, साइन 30 हो गया कितना, हाफ हो गया, साइन 30 हो गया हाफ, 2 पर चला। अब ध्यान से देखना, हाँ आ गया ना आंसर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, 2 पर चला गया तो 2 डिवाइडेड बाय √2, देखना ध्यान से, 2 पर चला गया, 2 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म, 2 डिवाइडेड बाय √2 हो गया √2, देखो वो आ गया।
आप इसको चाहो तो उससे भी कर सकते थे। किससे? म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। यहां पे आप वैल्यूज पुट कर लेते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की वैल्यू कितनी पुट हो जाती? 60 डिग्री, 60/2 30 हो जाता है। ए की वैल्यू 60 पुट हो जाती। डेल्टा मिनिमम आपको निकालना पड़ता। कैसे डेल्टा मिनिमम कैसे निकालते आप? डेल्टा मिनिमम आप ऐसे निकालते, आई प्लस आई माइनस ए, ऐसे करके डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पुट कर म्यू प्रिज्म। इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स झूठ नहीं बोलती है। चाहे स्नेल्स लॉ लगाओ चाहे ये लगाओ, आंसर तो आएगा। क्योंकि आया कहां से? आया तो स्नेल्स लॉ से ही है। आया तो स्नेल्स लॉ से। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अब बताओ, बोलो बेटा फील आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। अब बताओ बेटा, बोलो फील आई कि नहीं आई? फटाफट से क्या बोलती पब्लिक? 9:15 तक छोड़ देंगे, है ना? 9:15 तक छोड़ देंगे, ठीक है ना? बताओ भाई, ये तो डन डन। पिछले साल तो अपने पास दोनों 11th की थी ना बेटा बैच, और एक ड्रॉपर का था, वो पावर बैच था। ड्रॉपर का बैच था, वो पावर बैच था। हाँ, आपने हिमेश रेशमिया के गाने सुने हैं, जहन में बसाए हैं। हिमेश रेशमिया साहब का पोस्टर किसी जमाने में मेरे रूम में हुआ करता था। ऐसे टोपी, थोड़े पीछे से निकले हुए लंबे बाल और माइक ऐसे, हाँ हुजूर, उनका पोस्टर मेरे रूम में लगा हुआ था। मतलब मैं इतना दीवाना था उनका। और अभी भी, मतलब अगर मैं कहीं गाड़ी लेके निकलता हूं तो ऐसा कोई ट्रिप नहीं होता कि भले मैं पास में जा रहा हूं, ऐसा कोई ट्रिप नहीं होता जिसमें जो है हिमेश रेशमिया साहब के गाने ना बजे उसमें कार में। बहुत पसंद मेरे को उनके गाने, बेहतरीन। 9:15 कितना होता है? 9:15। ओ राही ओ राही। ओके ओके जीबा खान, बहुत बढ़िया। 45 रख लिया डायरेक्ट फॉर्मूले में, ये भी ठीक है। आप नोएडा आ रहे हो? हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ बेटा, कल आ रहा हूँ। मतलब यहाँ नोएडा में एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ से सुबह जाऊंगा, लेकिन वो बहुत, मतलब यूं कह लो कि बहुत हेक्टिक रहता है वो। कि सुबह बैठे फ्लाइट में, वहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में ना एयरपोर्ट, दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली से कैब ली, नोएडा पहले होटल में पहुंचे जहां पे मतलब रुकने का है सौदा, वहां पहुंचे होटल में, फिर वहां पे नहाए धोए, चेंज वेंज किया, फिर वेन्यू के लिए रवाना हो गए, फिर रात तक वेन्यू, फिर लेट नाइट रात को वापस होटल, और सुबह अर्ली मॉर्निंग की वापस से फ्लाइट लौटने की। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट तो नहीं है मंडे की, लेकिन 11 बजे की है, लेकिन उसके लिए मुझे निकलना अर्ली मॉर्निंग पड़ेगा, क्योंकि मंडे का टाइम है और सुबह वो टाइम होता है जब लोग जॉब पे जाते हैं। तो वहां पे बहुत अरे यार मंडे, हाँ भयानक ट्रैफिक होगा, तो मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा मंडे को, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो, और टर्मिनल 3 पर नहीं जाना इस बार, टर्मिनल 2 पर जाना है। ठीक है, ये हो गया, वो मैं देख लूंगा। चलो डोंट वरी, अपनी मंडे की क्लास होके रहेगी। एक सवाल ये करो, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। भाई ने कह दिया करने का तो करने का, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो ये दे रखा है एक प्रिज्म, कैसा ये एंगल तो दिया नहीं, बोल दिया ना इक्विलेटरल प्रिज्म, मतलब ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40। आपको क्या निकालना है? मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा मिनिमम। आप आराम से निकाल लोगे बेटा, आप आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता आप कर लोगे। काफी सिंपल सा सवाल है, काफी सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस वो अभी मैंने N95 वाला मास्क भी मंगवाया है, वो पहन के जाऊंगा, क्योंकि वहां पे दिल्ली में भैया बहुत भयानक सा पॉल्यूशन हो रखा है। यहाँ पे इंदौर में इतना नहीं, और जिस जगह मैं रहता हूँ वहां पे तो बहुत ही कम पॉल्यूशन है। इंदौर में बहुत ग्रीनरी है पास में, तो मुझे तो हैबिट ही नहीं है। मास्क पहन के जाऊंगा N95 वाला। ठीक है, चलो भाई, तो डेल्टा मिनिमम क्या हो गया? आई, डेल्टा मिनिमम होता है आई प्लस ई माइनस है। अब आई प्लस ई माइनस है ना, या आप यूं कह लो कि आई प्लस ई माइनस को आप ऐसे लिख सकते हो, आई डेल्टा जब डेविएशन मिनिमम हो जाता है, जब डेविएशन कैसा हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, तो ई जो है वो आई के बराबर हो जाता है। जी गुरु जी, कोई शक वाली बात हमें नहीं है।
डेल्टा मिनिमम आई प्लस आई हो गया 2i माइनस ए। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बेटा 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू सर क्या 2 कौड़ी का सवाल है, सवाल तो 2 कौड़ी का है सच में, मैं मानता हूं। अभी मैं चैट चालू करूंगा तो बताना कि सच में सवाल 2 कौड़ी का है कि नहीं। आई की वैल्यू 40, अबे डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा मिनिमम होता है तो ई की वैल्यू आई के बराबर होती है, आई प्लस आई 2i माइनस ए। अभी इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसका मतलब एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री तो होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म एपेक्स एंगल 60 हो गया। आई की वैल्यू 40 तो 2 इंटू 40 माइनस ए की वैल्यू 60, 240 80, 80 माइनस 60 20। खेल खत्म बेटा, खेल खत्म, डेल्टा मिनिमम आ गया 20। बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि सर कुछ ऐसा सवाल दो जिसमें थोड़ा सा मतलब, ये तो हो गया सर, देता हूं मैं इनका, कोई दिक्कत नहीं। पहले बता कि बेटा समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल बोगस सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल बेटा बोगस सा सवाल है, जल्दी बता दे। यस सर, क्लियर एकदम। आपको किसी ने अंकल बोला है क्या? हाँ, पास में एक बच्ची रहती है, वो मुझे अंकल बोलती है, उसको मैंने कई बार बोला कि मुझे अंकल मत बोल, मुझे भैया बोल। 2 कौड़ी का सवाल है, यस, वो मानती नहीं। और तो और वो इतनी शैतान बच्ची है, छोटी है, बहुत शैतान है, वो इतनी शैतान है कि वो मेरी वाइफ को आंटी बोलती है, तो मेरी वाइफ को बहुत गुस्सा आती है, आंटी बोलती है। उसको बोला है कि भैया भाभी बोल, पर वो अंकल आंटी बोलती है। लिट्टी चोखा खाने का बहुत टाइम से मेरा मन है सिद्धि, चलो खाएंगे कभी यार। हाँ भाई, डन हो गया, आजा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नोएडा में रहता है, बहुत बढ़िया। रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिल लेंगे, काहे परेशान होता है, अभी पढ़ाई कर ले आराम से। हो सकता है ना कि वो वेन्यू थोड़ा सा दूर हो शिवम बेटा, मेरे को तो अच्छा ही लगेगा, मैं मिलूंगा तेरे से तो। ठीक, पानी बच गया, थोड़ा सा बचा है अभी, अगले साल आपको दिल्ली नहीं उतरना पड़ेगा, डायरेक्ट नोएडा। अच्छा, वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसा क्या? ऐसा, हाँ सुना तो है। क्या नाम है उसका, जेवर एयरपोर्ट, कैसा, ऐसा ही कुछ नाम है ना, कुछ बन तो रहा है। हाँ चलो खैर, तो भैया जी आगे चलते हैं। अब सर आप कह रहे थे कि एक ऐसा सवाल जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल, आओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे, आ जाओ सारे। देखो भाई, एक सवाल मैं आपको देता हूं, एक सवाल मैं आपको देता हूं, एक सवाल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो एक ये सवाल करो, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये वो वाला सवाल नहीं है सर, ऐसा सवाल देना जिससे सीखने को मिले। देखो ये वो वाला सवाल नहीं है, ये तो यूं हो जाएगा। हालांकि ये 2021 में जेईई मेंस में पूछा, ये करो पहले, थोड़े से सवाल करते हैं, जल्दी छोड़ रहा हूं मैं आज आपको, है ना, जल्दी छोड़ रहा हूं अभी, बस थोड़े से सवाल कर लो, तब तक मैं गर्म पानी पी लूं, ठीक है। बचा है अभी तो पानी इसमें। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से फटाफट से। द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू द प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, क्या लिखा हुआ बेटा, द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम, मिनिमम होगा एंगल ऑफ डेविएशन कब, व्हेन, एबीसीडी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, बी सी आर ट्रू, ए बी सी आर ट्रू, डी इज ट्रू, ए एंड बी आर ट्रू। तो देख लो बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है, पढ़ लो एक बार फटाफट से। पोल दे देता हूं, चलो इसमें, इसमें दे दूं पोल, दे दीजिए ना सर, पोल देता हूं, चलो फटाफट से पोल देता हूं, बहुत बढ़िया, पोल देता हूं, बहुत बढ़िया। आज ऐसे ही मैं गैलरी देख रहा था अपनी, मेरी गैलरी में कितनी फोटोज है, मैंने आपको एक बार बताया था क्या? हाँ सर सुना तो है, हजारों फोटोज हैं, मतलब एक मिनट बताता हूं मैं आपको, तब तक आप ये सवाल सॉल्व करो। अब वो नंबर नहीं दिख रहा यार, हाँ दिख रहा ना, स्क्रीनशॉट्स ही 58,442 स्क्रीनशॉट्स ही इतने, और फोटो कितनी पड़ी है, करो करो देखो, फोटो भी अच्छी खासी होंगी, फोटो का नंबर पता नहीं कहां से आएगा, स्क्रीनशॉट ही तो। मैं गैलरी देख रहा था तो मेरे को अपनी कुछ पुरानी फोटो मिली, 2018-19 की, 2018 की, हाँ 2018-19 की कुछ फोटोज मिली, सोच रहा हूँ कल डालू, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, काफी काफी पुराना लुक है, और बहुत मतलब आप बोलोगे सर आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे ये कौन है, डालूंगा कल, डालता हूँ, कल संडे ना, कल डालता हूँ, पुरानी फोटोज है कुछ, डालता हूँ। बहुत ही खतरनाक लुक है उसमें मेरा, बहुत ज्यादा खतरनाक, दिखाऊंगा। चलो, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, हाँ सही बात है, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे सिमेट्रिक है, बिल्कुल जैसे आती है वैसे ही जाती है, बिल्कुल भैया सब कुछ सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू। इंसिडेंट रे इमरजेंट रे एकदम सिमेट्रिक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसाइड द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस। यस, बिल्कुल ट्रू, सब सिमेट्रिकल है और ये रे अंदर इस बेस के पैरेलल हो जाती है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। हाँ सही बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, कोई शक वाली बात नहीं है। यस सर। व्हेन एंगल ऑफ इमरजेंस इज डबल, नहीं यहां पे व्हेन नहीं आएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बात करते हो यार, कुछ भी बात करते हो, डी गलत है, फॉल्स है, रॉन्ग नंबर, नॉनसेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, एंगल ऑफ इमरजेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, तो डी गलत है, एबीसी सही है। सॉरी बातों में लगा रह गया, पोल नहीं दिया, क्षमा प्रार्थी हूं, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। भावनाओं में बह गया भाई मैं, बिल्कुल पोल देना था ना यार, बिल्कुल भूल गया, कसम से दिमाग से ही निकल गया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। एबीसी ट्रू है, स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स एबीसी आर ट्रू है ना, बिल्कुल आराम से हो सकने वाला सवाल। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, डन है। अरे मेरे दिमाग से निकल गया यार कि पोल देना है तुम्हें। उत्तरी यार, उत्तरी स्कूल जाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे, यूनिफॉर्म लगती है, यूनिफॉर्म। हाँ सर यूनिफॉर्म लगती है सर, यूनिफॉर्म, बहुत बढ़िया, हमारे पास है स्कूल की यूनिफॉर्म। चलो भाई, अब देखो सर कुछ ऐसा आप कुछ कह रहे थे, एक सवाल दोगे जिससे थोड़ा सा सीखने मिलेगा। हाँ मतलब वैसे मुझे ऐसा लगता है कर लोगे आप, उसमें कोई खास बात नहीं है। सर एक सवाल है, दो सवाल है? सवाल एक ही है, लेकिन पूछा गया है एक बार 2024 में जनवरी शिफ्ट में 31 जनवरी शिफ्ट 1, और 2024 में 27 जनवरी को शिफ्ट 1। मतलब सुबह जो शिफ्ट होती है 2024 में, जो जेईई मेंस का पेपर होता है जनवरी शिफ्ट, 27 जनवरी को भी पूछा, वही सवाल 31 जनवरी को रिपीट हुआ। अब आप कहोगे कि सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, दो दो सवाल क्यों दे रखे? तो मैं काम करता हूं, सेम टू सेम वही है तो इसको क्रॉप कर देता हूं, है ना, सेम, मतलब बस आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि दो सवाल है एक जैसे, बिल्कुल मतलब वही है, ऑप्शंस भी सेम टू सेम है ना, तो मैं इसको क्रॉप कर देता हूं। क्या कर देता हूं? क्रॉप कर देता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसको अभी आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको छोड़ देता हूं। एक काम करो, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, सीधे मंडे को मिलेंगे तब, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं तब तक पानी पी लेता हूं इतने में। इसको सोचो आप, कॉट बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, अचानक से कॉट की याद आ गई, कॉट, अचानक से कॉट की याद आ गई, ठीक है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म विद एपेक्स एंगल इज कॉट ए बाय 2। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद एपेक्स एंगल ए इज कॉट ए बाय 2। अच्छा, वही कह रहा है, एपेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बोल रहा है कॉट ए बाय 2। यस, जहां पे ए क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोल रहा है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोल रहा है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है कॉट ए बाय 2। ओके, यहां पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, मिनिमम डेविएशन वाला एंगल। 2 मिनट आप ट्राई करो, पोल नहीं दे रहा, फिर आप एक्चुअली पोल की हड़बड़ी में ना गलत सलत करते हो, मैं चाह रहा हूं आप ट्राई करो, इसके बाद आज छोड़ देंगे आपको, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अगली क्लास में सब पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस शुरू कर देंगे अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 12 से, प्रिज्म खत्म करके, ठीक है? और उसी के साथ ये मान के चलना, अगले लेक्चर में अपना ये चैप्टर 75% कंप्लीट हो जाएगा, बचा 25% वही है, लेंस है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? अच्छा, अभी प्रिज्म में डिस्पर्जन वगैरह रहता है, ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट, वो सब रहता है, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर, करो इसको सॉल्व। 2 मिनट और देता हूं। एपेक्स एंगल आपको ए दे रखा है, म्यू ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है कॉट ए बाय 2, म्यू ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है बेटा कॉट ए बाय 2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज कितना आएगा, जल्दी बताओ, ठीक है? कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो देखो भाई, इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। कैसे आया सुनो, हमें यहां पे क्या दे रखा है, मिनिमम डेविएशन की बात की गई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन से मुझे एक चीज याद आती है, एक फॉर्मूला मुझे याद आता है कि म्यू प्रिज्म बाय म्यू सराउंडिंग इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम
प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2, है ना? यस सर। तो म्यू सराउंडिंग तो अपन 1 ही ले लेंगे, कुछ नहीं कह रहा। तो म्यू प्रिज्म उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज कॉट ए बाय 2। म्यू प्रिज्म की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको साक्षात कॉट ए बाय 2, और बाकी उसके अलावा ये आरएचएस पूरा एज इट इज हमने क्या कर दिया बेटा, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा सर ठीक है। अब कॉट ए बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो सर, बहुत ध्यान से सुनना। कॉट क्या होता है सर? कॉट ए बाय 2 को आप लिख सकते हो, कॉट देखो tan होता है साइन बाय कॉस और कॉट होता है कॉस बाय साइन। तो बेटा कॉट ए बाय 2 क्या हो गया? कॉस ए बाय 2। देखो ना ध्यान से, कॉट ए बाय 2 क्या हो गया बेटा? कॉस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। यस सर। और ये एक मिनट ये इधर कॉपी होके आ गया, इधर कॉपी होके आ गया। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सर। अब यहां पे देखो तो ये तो इसका खेल खत्म बेटा, खेल खत्म। साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2, कॉस ए बाय 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ समथिंग। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉस ए बाय 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ, तो आपके पास जो आया, अब यहां पे कई बच्चे ना स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक मैथ्स की एक छोटी सी चीज याद नहीं आती कि जब भी साइन और कॉस बराबर होते हैं वो कब होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट, देखना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी उतना ही होता है। यस सर। साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 53 भी उतना ही होता है। यस सर, बिल्कुल सर, सही बात है। अब आप ध्यान से देखो कि जब भी साइन और कॉस बराबर होते हैं, जैसे साइन 30 और कॉस 60 सेम है, तो 30 और 60 का सम 90 है। यस सर। साइन 37 और कॉस 53 सेम है, 37 और 53 का सम 90 है। और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए। साइन 45 1/√2 और ये कॉस 45 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये साइन के जो पेट में और कॉस के जो पेट में इनका सम 90 है। यूं बोलो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। साइन और कॉस बराबर हो रहे हैं तो इनके जो पेट में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 90 होता है। 30 60 90, 37 53 90, 45 45 90। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जब ये कॉस और साइन बराबर हो रहे हैं तो इनके जो पेट में ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी दोनों का सम कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। कॉस और साइन कब बराबर होते हैं? जब उनके पेट में जो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उनका सम 90 है। इसका मतलब यूं कह लो कि a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 का सम 90 होना चाहिए। इसका मतलब यूं कह लो कि a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाय 2 का सम कितना होना चाहिए बेटा? 90। यस सर, बिल्कुल सर। तो बेस कितना हो गया? बेस 2 हो गया, नीचे 2 ले लिया। बेस कितना हो गया बेटा? 2 ले लिया। यस सर। तो ऊपर हो गया a, अरे 2 2, नीचे बेस 2 ले लिया, एलसीएम a प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस ए। यस और नो? अरे a/2 प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, बेस ले लिया। a प्लस डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस सर। a प्लस ए कितना हो गया? 2a, 2a प्लस डेल्टा मिनिमम, a प्लस ए 2a, है ना, और डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2 इंटू 90 हो गया 180 डिग्री। यस सर। तो बेटा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको डेल्टा मिनिमम निकालने का है ना। डेल्टा मिनिमम कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 2a, है ना, 180 डिग्री माइनस 2a, 180 डिग्री माइनस 2a कितना हो गया बेटा? डेल्टा मिनिमम 180 माइनस 2a। यही तो अपना ऑप्शन आ भी रहा है। हाँ सर। तो ये एक डिसेंट सवाल है सर। आप इसको किस श्रेणी में रखोगे? देखो यार, मैं इसको टफ की श्रेणी में तो नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इसको मॉडरेट की श्रेणी में बेटा जरूर रख सकता हूं, जरूर से रख सकता हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलो क्रिस्टल क्लियर है एकदम? बोलो बेटा क्रिस्टल क्लियर है। आज के लिए इतना काफी है। हाँ हिमांशु यार, मैं आके करवाता हूँ उसको, ठीक ना। आज के लिए इतना काफी, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। माइंड करेक्ट, बहुत बढ़िया मुस्कान बेटा, ठीक है। आराम से जाना, बाहर जाते हो पानी चेंज होता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ होती तो है महिमा, यही मैं सोच रहा हूँ, काफी हिम्मत करके जा रहा हूँ मैं, तबीयत सही साट रहे। बाकी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ है ही सही, आप लोगों की दुआएं साथ है। हाँ बेसिक मैथ्स लग रहा था, आया? अच्छा ओके पूनम, ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है उधर। शनि यू आर इग्नोरिंग मी। बेटा बिल्कुल, आपको मैं क्यों इग्नोर करूंगा? मुझे, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए अगर मैं आपको इग्नोर कर दूं तो बेटा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन हृदय वही था। किसी ने कहा सेकंड वाला क्वेश्चन, अरे दादा किसी ने कहा सेकंड वाला क्वेश्चन। बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ ले, वही है, देख इधर,
अरे यार तुम भी मतलब कितने प्यारे हो। ये देख, सेकंड वाला क्वेश्चन भी मालिक वही है, ध्यान से पढ़ो तो सही, वही तो है। क्या कह रहा है, cot a/2 थोड़ा सा कट गया वो, cot a/2 कह रहा है ना। क्या कह रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ मटेरियल इज cot a/2 वेयर इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी 180 - 2a। 180 - 2a, 180 मतलब पाए। सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल है ना। हैप्पी जर्नी, थैंक यू। सेम सवाल, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीमार मत होना हमेशा की तरह, हाँ कोशिश करूंगा ना हो, ठीक है ठीक है। तो ये सेम सवाल है बेटा ना, पाई -2 है, पाई -2 है। होमवर्क में क्या, कुछ भी तो नहीं होमवर्क में, ठीक है। तो अभी टू बी कंटिन्यूड है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी प्रिज्म खत्म नहीं हुआ है ना। तो अगर आपको लगे कि प्रिज्म में ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो बेटा प्रिज्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है ना, तो प्रिज्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। प्रिज्म अभी बाकी है, टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डी तो डी भी तो सेम होगा इस क्वेश्चन में, क्यों सेम क्यों होगा डी, डी कैसे सेम है, π/2 माइनस है ना बेटा, वो π/2 तो 90 होता है। अपना आंसर कितना आ रहा है, 180 - 2 है। अपना आंसर कितना आ रहा है बेटा, सर जी अपना आ रहा है 180 - 2 है। 180 - 2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 180 को आप लिख सकते पाई रेडियन -2, बात तो वही, ठीक है। हाँ भावनाओं में बह गया, यस। आइसक्रीम खाओगे, खा लेंगे, आइसक्रीम के लिए कौन ही मना करता है, ठीक है। चलो बॉस, तो आप आराम से कल थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि अगले संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूं 3-4 घंटे की। और इस कमिंग वीक में मेरे ख्याल से आपका बॉटनी का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, तो अपन फिर क्या करने वाले हैं, वो क्लासेस भी ले लेंगे, ठीक है। मैम के लिए कुछ लाओगे क्या वहां से, देखना पड़ेगा, समय ही नहीं मिलता, मुश्किल है। कभी मैं वहां जाता हूं दिल्ली नोएडा, तो अपनी वाइफ के लिए कुछ ला नहीं पाता, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। चलो थैंक यू सो मच। हाँ हिमांशु, बात तो सही है, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं आपसे कब मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा मंडे को। तो आप इंजॉय करें संडे को, और मैं आपको मिलूंगा मंडे को। भैया जी तो राइमिंग हो गई, आपका एक बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी है, उसका आपको कहीं सॉल्यूशन सबमिट नहीं करना, आप उसको रफ में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो संडे को एंजॉय करो, एक बोर्ड पैटर्न टेस्ट है, कंफ्यूज मत होना, उसका सॉल्यूशन कहीं भी आपको नहीं देना है, वो आपके खुद के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है बोर्ड पैटर्न टेस्ट, ठीक है। चलो चलो, इनऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगी, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म। कल मेरा आरटीएस, अंशु ऑल द बेस्ट, ठीक है। संडे को एंजॉय करेंगे और हम मिलेंगे मंडे को। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं अपना ध्यान रखूंगा, और मैं वापस आके आपसे मिलता हूं नोएडा से वापस आके, यानी कि मंडे को, ठीक है बच्चों। मोटिवेशन भारती, मोटिवेशन मैं आपको मोटिवेट करूंगा पक्का मंडे को, 100% मोटिवेशन आपको मिलेगा। वी विल मिस यू सर, यस। कल नहीं मिलेंगे अपन, तो मिस तो करेंगे बिल्कुल, मैं भी आपको मिस करूंगा। मोटिवेट मैं आपको करता हूं, चलो मंडे को आके भारती, बस मंडे तक का वेट कर लो, ठीक है। क्रिसमस को भी क्लास लगा लीजिएगा, ठीक है, लगा लेंगे, ओके ठीक है। एक बार यार जाने से पहले थोड़ा सा, एक बार मैं सोच रहा हूं वो दोबारा से देखने का। ठीक है, इसके साथ अपनी क्लास एंड करते हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय। आपके साथ चलूं, बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मंडे को प्री बोर्ड है, ऑल द बेस्ट शिवम बेटा, ठीक है। हाँ मंडे को फोटोज दिखाऊंगा, बिल्कुल इंस्टा पे भी डालूंगा, और वो भी मतलब यहाँ पे भी ले आऊंगा, इस पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, कल बहुत प्राउड मोमेंट होगा, बिल्कुल, और भी ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा जब मैं आपसे अगली साल मिलूंगा 2026 में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं मंडे को। दानिया गुरुजी इग्नोरिंग मी, दानिया बेटा मेरे ऊपर 440 वोल्ट की बिजली गिर जाए अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर दूं तो। मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा तुमको, मैं कह रहा हूं ना कि मुझे कौआ आके काट ले या मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया, ठीक है। चलो लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।